हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड इस वीडियो में जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख ही सकते हैं, हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट पेपर। अब ये टेस्ट पेपर क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। वैसे तो ये लास्ट चैप्टर का टेस्ट पेपर होने वाला है, तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन कोई स्टूडेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर ये वीडियो देख रहा है तो मैं उसे बता दूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स में ना सिर्फ आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, बल्कि आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए हम टीचर्स आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली बैठ के टेस्ट पेपर्स ड्राफ्ट करते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम आपको दे दें। किसी भी तरह के क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे भी हो, सबके कॉम्बिनेशन बना के आपको हम वो टेस्ट पेपर्स के रूप में देते हैं, ताकि आप उन्हें अटेम्प्ट करें, अपनी परफॉर्मेंस चेक करें, देखें कहाँ कमी जा रही है, कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, और उसके बाद हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं एक सोल्यूशन वीडियो, जिसमें हम आपको पूरा टेस्ट पेपर का सोल्यूशन देते हैं और आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बताते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप कितने पानी में स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का इंटरनेशनल बिजनेस दैट इज चैप्टर नंबर 11 का टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन देने वाली हूँ। ये टेस्ट पेपर आपके पास पहले ही आ चुका था कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, और अगर अभी तक आपको ये टेस्ट पेपर नहीं मिला है तो या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक चेक कर लीजिएगा, या फिर प्रीवियस चैप्टर के जो हमने इंटरनल ट्रेड खत्म किया था उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक सॉल्व नहीं कर चुके हैं इस टेस्ट पेपर को, पहले जाके आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन वीडियो देखिएगा, ताकि इस सॉल्यूशन वीडियो का कोई मतलब बने। अदरवाइज आप पहले ही सॉल्यूशन देख लोगे, उसके बाद अटेम्प्ट करने बैठोगे तो इट वोंट बी ऑफ एनी यूज, राइट। चलिए शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। बट इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैंने मेरे टेस्ट पेपर्स किस तरीके से बनाए हैं। मतलब बिजनेस स्टडीज़ के जितने भी टेस्ट पेपर्स हैं मैंने एक पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ कैसा है। देखिए, मैंने अपने टेस्ट पेपर में रखे हैं 4 तरह के क्वेश्चंस, 4 टाइप के क्वेश्चंस मैंने अपने टेस्ट पेपर्स में रखे हैं। फर्स्ट इज MCQ, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देन इट्स सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपको लिखना पड़ता है। MCQs में आपको 4 ऑप्शन में से एक चूज करना पड़ता है। इसके अलावा रहेंगे आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको असर्शन और रीजन के सेंटेंसेस दिए होंगे, उसके बेसिस पे आपको आंसर मार्क करना होगा। एंड लास्टली आपके होंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए, मैं आई एम नॉट लाइक, मैं सेल्फ ऑब्सेस नहीं हो रही हूँ, लेकिन प्रीवियसली पिछले टर्म 1 में जिन क्वेश्चंस में मैंने बोला था कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है, ये क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन पेपर में आए थे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे लाइन बाय लाइन भेजा था कि मैम ये बताइए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आपने जो बताया था वही आया हुआ है। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट जिनका भी रिस्पॉन्स मुझे इंस्टाग्राम पे मिला है, उन लोगों के 38-40 मतलब 39-40 ऐसे ही मार्क्स आए हैं। तो इस टर्म में भी आई वांट कि सारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो थोड़ा सा जहाँ पे मैं बताती हूँ आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, प्लीज़ उन्हें अच्छे से पढ़ के जाइएगा ताकि आपके मार्क्स अच्छे, ठीक है। तो ये 4 तरह के क्वेश्चंस हो गए हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमारा टेस्ट पेपर है। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है MCQ टाइप। ये क्वेश्चन बोलता है, द बेसिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय दोज एंगेज्ड इन इंटरनेशनल बिजनेसेस डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट करेंसीज। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस इशू, व्हिच करेंसी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पॉपुलर करेंसी इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये बोल रहे हैं कि जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड में किसी को भी फेस करने को मिलती है, वो ये होती है कि हर कंट्री की अपनी खुद की एक करेंसी होती है। जैसे हम बोले इंडिया, हमारी है इंडियन रुपी। इवन हमारे जो बगल में देश है पाकिस्तान, उनकी है पाकिस्तान रुपी। रुपीज ही यूज करते हैं वो, लेकिन उनके अलग हैं, हमारे अलग हैं। USA में डॉलर्स इस्तेमाल होते हैं, UK में यूरोज इस्तेमाल होते हैं, पाउंड्स इस्तेमाल होते हैं। तो हर कंट्री की जब अपनी खुद की करेंसी होती है, तो आपस में जब वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे तो करेंसी कौन सी वाली इस्तेमाल होगी, ये प्रॉब्लम तो जाएगी। इंडिया वाले बोलेंगे रुपी ले लो, USA वाले बोलेंगे नहीं हमें तो डॉलर चाहिए, और UK वाले बोलेंगे नहीं हम तो यूरोज और पाउंड्स में डील करते हैं। तो ऐसे सिनारियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत जा सकती है। तो उस चीज़ का निवारण करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर करेंसी को कॉमन करेंसी का नाम दिया हुआ है, और हम यूजुअली इंटरनेशनल बिजनेस में उसे ही इस्तेमाल करते हैं। आपको अब 4 ऑप्शन में से बताना है कि वो करेंसी कौन सी है, US डॉलर्स, UK यूरो, या जापानीज येन, या फिर इंडियन रुपी।
ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो ये करेंसीज की डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट करेंसीज होती हैं, उसके लिए हमने एक पॉपुलर करेंसी को इस्तेमाल किया है जिसको हम कॉमन करेंसी भी बोलते हैं। कौन सी है वो चारों में से? इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों है। द आंसर इज यूएस डॉलर्स। यूएस डॉलर्स इंटरनेशनल बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं और हम इसकी मदद से जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो करते हैं। अगर इंडिया किसी नेशन के साथ ट्रेड कर रहा है तो वो ना अपनी ना उनकी करेंसी इस्तेमाल करेंगे, वो करेंगे यूएस डॉलर्स इस्तेमाल। देखिए एक समय था हिस्ट्री में जब यूएस सुपर पावर बन चुका था, मतलब देयर वाज दिस यूएस और रशिया वाली चलती थी, यूएसएसआर की जो कोल्ड वॉर वाला एरा था, उस टाइम पे ये दोनों बहुत स्ट्रांग थे। बट एक टाइम आया यूएसएसआर फेल, तो उस टाइम पे सिर्फ यूएसए ही एक सुपर पावर बचा था और उसने उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी बनाने की साजिश कर दी थी और उसकी चलते हुए ही आज की डेट में जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें हम यूएस डॉलर इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो स्टोरी बहुत लंबी है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स उसमें कवर्ड हैं, लेकिन आपको बिल्कुल नटशल में बताते हुए मैंने आपको इतना बता दिया, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ये बोलता है International trade requires movement of goods across the boundaries of a nation. Which of the following is the cheapest mode of transporting goods to longer distance? ये बोलते हैं भैया इंटरनेशनल बिजनेस में हमें पता है ट्रांसपोर्टेशन का तो इस्तेमाल होता ही है, क्योंकि गुड्स अगर एक जगह मैन्युफैक्चर होते हैं तो वो बिकते दूसरी जगह हैं, तो वहां से वहां का मूवमेंट उनको करवाना पड़ता है ना ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग। और इंटरनेशनल ट्रेड में तो एक कंट्री से गुड्स मूव कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, तो मतलब आपको बहुत लंबा सफर तय करके जाना है। जब आपको इतना लंबा सफर तय करके जाना होता है तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बट ऑब्वियस बहुत ज्यादा आएगी। बट आप ये बताइए कि हम कैसे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को सबसे मतलब चीपेस्ट वे में कर सकते हैं, मतलब सबसे चीप बना सकते हैं हम उस कॉस्ट को, बताइए। रोड के जरिए, मतलब ट्रक वगैरह में ले जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे ट्रॉली वगैरह में ले जा रहे हैं, या फिर रेल के जरिए कि रेलवेज के थ्रू हम इस्तेमाल वो कर रहे हैं, या शिप्स के जरिए, मतलब शिप पानी वाटर बॉडीज में हम शिप चला के वहाँ से गुड्स की मूवमेंट करा रहे हैं, या एयर से। इसका तो अंदाज़ा आपको खुद ही पता चल गया होगा, क्योंकि देखो अब रेलवे की टिकट देखो एंड एट द सेम टाइम एयर टिकट देखो, कौन सी वाली महंगी होती है? एयर वाली। जब लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए इतना पैसा मांगते हैं तो ये गुड्स को यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए कितना पैसा मांगेंगे? बहुत ज़्यादा मांगेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कुछ कुरियर वाली कंपनीज जो होती हैं वो बोलती हैं कि हम आपके इस पार्सल को 2 घंटे में दिल्ली तक डिलीवर करा देंगे भोपाल से, बस आपको जो रकम देनी है वो डबल से ट्रिपल देनी है। बोलते हैं ना, वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एरोप्लेन से आपके सामान को भिजवा रहे होते हैं। तो एयर से ट्रांसपोर्ट करना किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि एयर में फ्यूल जो होता है, मतलब एरोप्लेन्स के जो फ्यूल होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब रोड, हर एक नेशन तो रोड से कनेक्टेड नहीं है, बहुत सारे नेशंस के बीच में ओशियन का पानी आ जाता है, तो ऐसे सिनेरियो में आप रोड से कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे? जैसे मैं बोलूँ कि अगर इंडिया से हमें सामान चाइना भिजवाना है तो हम भिजवा सकते हैं, क्योंकि रोड के थ्रू हम भिजवा सकते हैं, मतलब वो दिक्कत नहीं है। नेपाल भिजवाना है वो भी भिजवा सकते हैं, बांग्लादेश भिजवाना है वो भी भिजवा सकते हैं। लेकिन अब तुम बोलो कि इंडिया से सामान हमें यूएस से भिजवाना है, अब यूएसए तक तो कोई डायरेक्ट रोड नहीं जा रही है। अगर हम जाएं भी यूरोप वाले एरिया से, तब भी यूरोप और अमेरिका में गैप है, पानी है बहुत सारा, अगर आपने मैप देखा हो वर्ल्ड का। तो ऐसे में आप क्या करोगे? जब पानी आ जाएगा तो ट्रकों को पानी पे चलाओगे? कभी देखा ऐसे चलते हुए? जादू में ही हो सकता है। तो मतलब रोड भी एक सही तरीका नहीं है। अब भाई जहाँ पे जगह ही नहीं है रोड बनाने की, वहाँ पे रेलवेज के वो कैसे बन सकते हैं? ट्रक, व्हाट वी कॉल इट, प्लेटफॉर्म्स नहीं, क्या बोलते हैं उसको, समझ जाओ, जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, वो बन पाएंगे क्या बिना सड़क के? नहीं बन पाएंगे। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। बचा क्या? शिप्स। पानी के ऊपर सिर्फ शिप्स चल सकती हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम इसके थ्रू सारा ट्रांसपोर्टेशन कोशिश करते हैं कराने की। एंड एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बता दूं ये सबसे चीप तरीका है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी सी, शिप्स। अंडरस्टूड? चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व्स दैश डिग्री ऑफ रिस्क, हाई, मॉडरेट, लो,
हाई, सॉरी मैंने उल्टा पढ़ दिया, लो मॉडरेट हाई कांट बी डिटरमिन्ड। इंटरनेशनल बिजनेस में कितना रिस्क होता है, कितने डिग्री का रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत कम रिस्क होता है, एवरेज रिस्क होता है, या माप ही नहीं सकते। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं अरे हम ये अगर आंसर कर देंगे तो हमारा आंसर सही बैठ जाएगा, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर सकते। बट ये आंसर हमेशा आपको बुद्धू बनाने के लिए दिया होता है। आपका आंसर ऊपर वाले 3 में ही छुपा होगा, आपको उसी में से ही देखना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, इंटरनेशनल बिजनेस में कितना रिस्क होता है? इंटरनेशनल बिजनेस में नॉर्मल बिजनेस के कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्क होता है। सो आंसर क्या होगा यहाँ पे? हाई रिस्क। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व्स हाई डिग्री ऑफ रिस्क, बहुत रिस्क होता है वहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, तो भैया अगर मान लो इंडिया में ही दूसरे इंसान ने किसी और इंसान के साथ धोखाधड़ी करी होगी तो इंडियन कोर्ट्स में हम जा सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन आपके साथ धोखा किया किसी यूएसए के बंदे ने, या फिर यूके के बंदे ने, या कनाडा के बंदे ने, तो ऐसे सिनेरियो में तुम जाओगे कहाँ? किसके पास अर्जी लेके जाओगे? अपने इंडियन गवर्नमेंट के पास जाओगे तो वो बोलेंगे भैया हमने तो तुम्हें नहीं बोला था कि कैनेडियंस के साथ तुम डील करो, तुम्हारी मर्जी थी तब, तुम खुद ही भुगतो, वो चीज़ आ जाती है। इसलिए यहाँ पे जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है दूसरों के कंपैरिजन में। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ये बोलता है द फंडामेंटल रीजन बिहाइंड द इंटरनेशनल बिजनेस इज दैट द कंट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स दैट दे नीड विद रिस्पेक्ट टू डैश। फर्स्ट ऑप्शन है क्वालिटी, कॉस्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ये बोल रहे हैं जो फंडामेंटल रीजन है इंटरनेशनल बिजनेस का वो ये है कि सारी कंट्रीज सब गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, क्वालिटी वाइज, कॉस्ट वाइज, दोनों वाइज, नन ऑफ द अबव। ये क्या बोलने का मंशा है इनका? ये बोल रहे हैं कि भैया जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो क्यों होता है? क्योंकि कोई भी कंट्री, मतलब कोई कंट्री किसी और नेशन के पास क्यों जाएगी गुड्स खरीदने के लिए या बेचने के लिए? कोशिश तो उसे यही करनी चाहिए, मतलब अपनी कंट्री के अंदर अंदर ही वो गुड्स खरीद ले और बेच ले। बट हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारी कंट्री में नहीं है, किसी और कंट्री में अबंडेंस में है, होता है ना। और ऐसे भी रिसोर्सेज है जो हमारी कंट्री में किसी और नेशन में नहीं है, वहां पे हम फायदा कमा सकते हैं, वो उन नेशन वालों को वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज से सामान बना के भेज के, राइट। तो क्वालिटी और कॉस्ट दोनों की ही दिक्कत आती है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड हमने शुरू किया हुआ है। सो बोथ ए एंड बी, हम मतलब या तो इधर हम उतने कॉस्ट में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं बना पाते, या फिर हम क्वालिटी उतनी अच्छी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमें ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। सो फोर्थ का आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये बोलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफर इन डिफरेंट कंट्रीज ड्यू टू डैश फैक्टर्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है, मतलब किसी भी गुड को बनाने की जो कीमत होती है वो हर कंट्री में डिफरेंट होती है। किन कारणों की वजह से? सोशो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, जियोग्राफिकल रीजंस की वजह से, या ये सारे रीजंस की वजह से? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट रहती है। किन कारणों की वजह से? सोशो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, इकोनॉमिक जियोग्राफिकल रीजंस की वजह से, या ये सब वजह से? आंसर है इन सब कारणों की वजह से, क्योंकि हर कंट्री का सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर डिफरेंट होता है, जिसके कारण 2 कंट्रीज कभी भी किसी भी गुड को सेम कॉस्ट में नहीं प्रोड्यूस कर पाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इट सेज लेबर, कैपिटल एंड डैश आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुज अवेलेबिलिटी डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। फर्स्ट है टूल्स, सेकेंड है एंटरप्रेन्योर्स, थर्ड है रॉ मटेरियल, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। Labor, capital and dash are the factors of production whose availability differ from country to country। एक तो लेबर, दूसरा कैपिटल, और तीसरी वो कौन सी चीज़ है जो किसी भी कंट्री में मतलब सेम नहीं होती, 2 कंट्रीज में सेम नहीं होती, हर कंट्री में डिफरेंट होती है। लेबर, कैपिटल और तीसरी वो कौन सी चीज़ है? टूल्स, एंटरप्रेन्योर्स, रॉ मटेरियल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हम यूजुअली जब ये सेंटेंस बोलते हैं लेबर कैपिटल, हमारे मुंह से फट से क्या निकलता है? रॉ मटेरियल। सो लेबर, कैपिटल एंड रॉ मटेरियल, ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो हर नेशन में डिफरेंट होते हैं,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7. It says, which type of domestic market drive companies to go international in search for new markets for their products? Which type of domestic markets drive companies to go international in search of new markets for their products? Monopolistic market, highly competitive market, oligopoly, monopoly. ऐसी कौन सी मार्केट की सिचुएशन होती है जो लोगों को मजबूर कर देती है अपने मार्केट, अपने डोमेस्टिक मार्केट को छोड़ के इंटरनेशनल मार्केट में जाके अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए? मतलब अगर मैं अपने नेशन में गुड्स नहीं सप्लाई करके किसी और नेशन में बेचने के बारे में सोच रही हूँ, तो वो क्या रीज़न रहा होगा मेरा दूसरे नेशन में गुड्स बेचने का? मोनोपोलिस्टिक मार्केट मतलब मेरे यहाँ पे एक ही सेलर है जो सामान बेच रहा है, या फिर हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट मतलब मेरे यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं जो सेम सामान बेच रहे हैं. ओलिगोपोली मतलब 2 वाले हैं, और मोनोपोली मतलब 1. बताइए. आंसर है हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट. मैंने आपको ये पढ़ाया भी था जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही थी. इवन जब मैं इस चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन करा रही थी तब भी मैंने ये लाइन रिपीट करी थी कि अगर आपको अपने नेशन में, मैंने जयपुर का एग्जांपल दिया था, अभी फिलहाल मैं बहुत ही मतलब कल परसों मैं जयपुर घूम के आई हूँ और उसी मार्केट में घूम के आई हूँ जिसका एग्जाम्पल मैं आपको आए दिन देती हूँ कि जौहरी बाजार में ऐसे लाइन से पूरे वो हैं मतलब शॉप्स हैं, हर अगली शॉप में आपको सेम स्टफ मिल रहा होता है, राइट और ऑलमोस्ट रेट्स भी सेम ही होते हैं. तो ऐसे मार्केट में कितनी प्रोबेबिलिटी है तुम्हारा गुड्स बिकने की? जब हर अगली शॉप पे सेम सामान पड़ा होगा, सेम प्राइस पे पड़ा होगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बहुत कम होगी, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी शॉप से ले सकता है. यूँ तो है नहीं तुम्हारी शॉप पे ही चढ़ेगा कि इनका एक्सक्लूसिव है, वहाँ पे कुछ एक्सक्लूसिव नहीं होता ना. तो ये क्या है? ये हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट कि इंडिया में तो तुम्हें सेल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा, तुम तो जाओ इंटरनेशनल मार्केट में खिलाड़ी बनो. ठीक है, सो 7th का आंसर क्या है? बी. चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8. ये थोड़ा अलग किस्म का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे दी हुई हैं 2 स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट्स में अलग अलग बातें बोली गई हैं. आपको बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्या एक स्टेटमेंट सही है. एक स्टेटमेंट सही है तो उनमें कौन से वाली स्टेटमेंट सही है, कौन से वाली गलत है. ठीक है, इट सेज द डिग्री ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर एंड कैपिटल अक्रॉस नेशंस इज रिलेटिवली लेस. स्टेटमेंट 2 बोलती है डोमेस्टिक मार्केट्स आर रिलेटिवली लेस होमोजीनियस इन नेचर एज कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट्स. अब 4 ऑप्शन जो है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. It says degree of mobility of factors of production like labor and capital across nation is relatively less. जो मूवमेंट होती है लेबर और कैपिटल की वो अक्रॉस नेशंस मतलब 2 नेशंस के बीच में वो थोड़ी कम होती है. और डोमेस्टिक मार्केट्स लेस होमोजीनियस होते हैं इन नेचर एज कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट के कंपैरिजन में जो डोमेस्टिक मार्केट्स होते हैं वो लेस होमोजीनियस होते हैं. नाउ यू हैव टू टेल क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, और अगर एक स्टेटमेंट सही है तो वो कौन सी वाली स्टेटमेंट सही है, पहली या दूसरी. द करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. मतलब ये वाली स्टेटमेंट गलत है एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. चलिए नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. ये बोलता है इन इंटरनेशनल बिजनेस देयर इज यूज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. इंटरनेशनल बिजनेस में डोमेस्टिक करेंसी का इस्तेमाल होता है. स्टेटमेंट 2 बोलता है बिजनेस सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस वैरी कंसिडरेबली अक्रॉस कंट्रीज. जो बिजनेस सिस्टम्स और प्रैक्टिसेस होती हैं वो अक्रॉस नेशंस बहुत ज़्यादा वैरी करती हैं. क्या बोला पहले स्टेटमेंट में कि इंटरनेशनल बिजनेस में डोमेस्टिक करेंसी का इस्तेमाल होता है, मतलब हम किसी नेशन के साथ अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हम इंडियन रुपी का इस्तेमाल करेंगे. और दूसरे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि 2 नेशन जब आपस में ट्रेड करते हैं तो ये समझ में आता है कि दोनों नेशंस में अलग अलग किस्म की बिजनेस प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं. ये तो बल्कि ना मैं इंडिया के बारे में बोल सकती हूँ. इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं ना, जैसे अगर मैं गुजरात की बात करूँ या राजस्थान की बात करूँ या मध्य प्रदेश की बात करूँ, हर एक स्टेट में भी बिजनेस करने की, बिजनेस प्रैक्टिस करने की अलग अलग तरीके होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी वैरी करती है, मतलब स्टेट वाइज भी वैरी करती है, तो इंटरनेशनल में तो करती होगी. और ऊपर वाले सेंटेंस को मुझे आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने इस चीज़ के बारे में बात की थी कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉमन करेंसी चूज़ की हुई है, राइट. तो इसका आंसर क्या होगा?
स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस में डोमेस्टिक करेंसी का इस्तेमाल नहीं होके हमारी इंटरनेशनल करेंसी दैट इज यूएस डॉलर्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हुआ? बी। नाउ क्वेश्चन 10, ये बोलते हैं स्टेटमेंट 1, अ लार्ज नंबर ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स इन इंडिया फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू compete इन द वर्ल्ड मार्केट। बहुत सारी डोमेस्टिक फर्म्स जो हैं इंडिया में, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है वर्ल्ड मार्केट में compete करना। मतलब वर्ल्ड की मार्केट में जब वो अपने प्रोडक्ट्स लेके जाती हैं तो कंपटीशन उनको फेस करने को मिलता है जिसको वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। स्टेटमेंट 2 में बोलते हैं इन इंटरनेशनल बिजनेस वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स सच एज सप्लायर्स, एम्प्लॉयज, मिडलमैन, शेयर होल्डर्स एंड पार्टनर्स आर फ्रॉम डिफरेंट नेशन। इंटरनेशनल बिजनेस में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो अलग अलग नेशन से होते हैं। स्टेक होल्डर्स हमें पता है, शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स में आई होप आपको डिफरेंस पता है। नहीं पता तो फट से पहले जाके वही चेक करो, क्योंकि हर एक बच्चे को स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर का डिफरेंस पता होना चाहिए। इंटरनेशनल बिजनेस में स्टेक होल्डर्स हमेशा डिफरेंट नेशन से बिलोंग करते हैं। चलिए, क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों स्टेटमेंट गलत हैं या एक स्टेटमेंट सही है एक गलत है? करेक्ट आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यस, इंटरनेशनल बिजनेस में हमारे यहाँ की बहुत सारी कंपनीज को, हमारे यहाँ की बहुत सारी फर्म्स को कंपटीशन बहुत हैवी लेवल का फेस करना पड़ता है और समटाइम्स उसे वो सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं। और दूसरे में स्टेक होल्डर्स, यस, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस है तो अलग अलग नेशन से लोग आएंगे, अलग अलग नेशन के लोगों का इंटरेस्ट लाई करेगा, सो स्टेक होल्डर्स अलग अलग नेशन से हो सकते हैं। ठीक है, चलिए Now let's move to question number 11 और यहाँ से हमारे assertion और reason टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक हम जो कर रहे थे वो थे MCQ पैटर्न के क्वेश्चन। Now we have started assertion और reason वाले क्वेश्चंस। अब इनको कैसे सॉल्व किया जाता है पहले वो देख लीजिए। assertion और reason में दो सेंटेंसेस दिए होते हैं, एक दिया होता है assertion में और दूसरा दिया होता है reason में। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के आपको ये पता लगाना होता है कि दोनों स्टेटमेंट्स जो लिखी हुई हैं क्या वो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। मतलब आपका फर्स्ट वो क्या होगा कि आप देखोगे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं कि इनकरेक्ट हैं। ठीक है, उसके बाद अगर वो दोनों ही करेक्ट है तो हमें ये देखना है रीजन में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है क्या वो असर्शन वाले स्टेटमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है, और इसी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस नेचर का। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई वो ये थी कि पहले जब दो सेंटेंसेस हम देखते हैं कि सही है या इनकरेक्ट है तो हम ये देखते हैं कि अगर इनमें से एक भी सेंटेंस इनकरेक्ट है तो आपका आंसर इन दोनों ऑप्शन में से बनेगा। ठीक है, कौन सा वाला होगा वो आप सेंटेंस जो भी करेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर आपके दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं तो आपका आंसर इन दोनों वालों में से होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बोलता है कि दोनों सेंटेंसेस सही हैं और एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। दूसरा सेंटेंस बोलता है दोनों ही मतलब ऑप्शन सही हैं, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो हमेशा पहले यही देख लेना इन क्वेश्चंस में। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बड़ा ट्रिक यही होता है कि सच और झूठ सेंटेंसेस के बेसिस पे वी डिसाइड द आंसर। ओके, तो यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ। इट सेज असर्शन में इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स इन स्पीडिंग अप द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अ कंट्री। जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो किसी भी नेशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं एक नेशन में। ठीक है, तो ऐसे में ये बोलते हैं कि अगर किसी भी कंट्री को अपनी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज को ग्रो करवाना है, इट्स बेटर कि हम इंटरनेशनल ट्रेड शुरू करवा दें उनका, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस शुरू करवा दें उनका किसी और नेशन के साथ। ठीक है, सेकंड में ये बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब ऐसी कंट्रीज जो कि अब डेवलप हो रही हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं चाइना और इंडिया भी डेवलपिंग नेशंस में ही आता है। ठीक है, एक होती है हमारी डेवलप्ड नेशन जो ऑलरेडी डेवलप्ड मानी जाती है। तो जैसे डेवलपिंग नेशंस होते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं स्केर्स रॉ मटेरियल्स एंड कैपिटल गुड्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो एक्सपोर्ट करती हैं ये सारी आइटम्स ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रैपिड हो, मतलब तेज़ी से हो। अब थोड़ा गौर से पढ़ना। देखो, मैं जब भी बोलती हूँ ना कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को बहुत आराम से एंड एट द सेम टाइम एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को भी बहुत आराम से पढ़ना चाहिए, वो इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कभी कभी ना एक वर्ड ही ना पूरे क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता है।
मतलब एक वर्ड अगर आपने वो ढंग से नहीं पढ़ा, आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में मैं बताऊं कि रीजन में एक ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जिसने पूरे रीजन का मतलब ही बदल दिया और उससे आपका आंसर चेंज हो जाएगा। और अगर उस वर्ड को आप ढंग से नहीं देखोगे ना तो खेल लग जाएंगे। सो इंटरनेशनल ट्रेड, येस इंडीड इट हेल्प्स इन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अ कंट्री, तो ऊपर वाला सेंटेंस सही है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड सेंटेंस कि डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं स्कैर्स रिसोर्सेज, स्कैर्स रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसे रॉ मटेरियल्स जिनकी शॉर्टेज हमारे पास है। जिन रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज हमारे पास होगी उन्हें हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे? आर यू सीरियस? जो आप मुझे ये बात बताइए, आप दूसरे इंसान को क्या देते हैं? आप दूसरे इंसान को वो चीज़ देते हैं जो आपके पास अबंडेंस में होती है, मतलब ज़्यादा होती है। पर आपके पास अगर किसी चीज़ की कमी होगी, क्या आप सामने वाले इंसान को वो चीज़ देंगे? आपकी जेब में पैसा नहीं है और आपका दोस्त आपके पास आया है मदद मांगने के लिए, यार मुझे 5,000 रुपये दे दे, आप दे पाएंगे उसे? जो चीज़ तुम्हारे पास है ही नहीं, जो जिस चीज़ की तुम्हारे पास कमी है, क्या तुम आगे वालों को दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। सो डेवलपिंग कंट्रीज के पास खुद उन सब चीज़ों की कमी है, तो वो उन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? उन सब चीज़ों का इन्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब बाहर से लानी पड़ेंगी। नाउ आई होप आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब तो पता है, क्योंकि एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपनी कंट्री से सामान दूसरी कंट्री में भिजवाना, और इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरी कंट्री से सामान आपकी कंट्री में आना। ठीक है? सो इंटरनेशनल ट्रेड वाली लाइन जो ऊपर असर्शन में लिखी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरी सेंटेंस है वो गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा? इन दोनों में से होगा, और कौन से वाला होगा? असर्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स पीपल टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंटरनेशनल ट्रेड से किसी भी इंसान का लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है, इंक्रीज होता है। देखिए, जो चीज़ें पहले आपके नेशन में नहीं मिल रही थी, इंटरनेशनल बिजनेस के चलते हुए आपने दूसरे नेशन से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, नाउ यू स्टार्टेड यूजिंग ऑल दोज प्रोडक्ट्स, तो ऑब्वियसली आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। पहले के ज़माने में हमारे यहाँ पे एप्पल फोन्स नहीं आते थे, फिर हमने एप्पल फोन्स को इंडिया में लाने की परमिशन दे दी, अब हर अगला इंसान एप्पल फोन ले रहा है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ? वैसे ये बहुत ही मतलब गलत सेंटेंस हो जाएगा, एप्पल फोन से मैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर कर रही हूँ, बट दैट्स हाउ द सोसाइटी वर्क्स नाउअडेज, राइट? सेकेंड है हमारा रीजन में, इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स पीपल ऑफ अ कंट्री टू हैव एक्सेस टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरनेशनल ट्रेड के चलते हुए लोगों को बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने का, लेने का मौका मिला है, जिन्हें वो पहले नहीं ले पाते थे। जैसे पहले जब इंडिया से बाहर कोई इंसान जाता था, थोड़ा टाइम वहाँ रह के आता था, वापस जब इंडिया आता था वो बहुत ज़्यादा मिस करता था उस प्लेस को। लाइक देयर इज़ दिस फ्रेंड ऑफ माइंड जो कनाडा में रहता था, ठीक है, और उसे टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी, और वो हमेशा मेरे सामने वही बोलता रहता था कि यार वो कॉफ़ी मेरी फेवरेट हुआ करती थी, मुझे वही पीनी पसंद थी, ये वो इंडिया में मिलती नहीं है। तो उस दिन इंस्टाग्राम पे मुझे दिखा कि इंडिया में फर्स्ट स्टोर खुल रहा है उस पर्टिकुलर कॉफ़ी ब्रांड का, तो मैंने उसे फट से भेजा कि देख तेरी कॉफ़ी इंडिया में आ रही है। ऐसे ही स्टारबक्स की कॉफ़ी के साथ होता था, ऐसे ही शायद मैकडी, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, इन सब के साथ होता होगा। तो ये क्या है? ये सारी वो चीज़ें हैं जो पहले दूसरे नेशंस में मिलती थी, और हमारे यहाँ के लोग जो वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस करते थे, उनको इंडिया में आके वापस बड़ा लगता था कि यार वो चीज़ मिसिंग है। M&M करके कुछ वो आते हैं जेम्स की तरह, वो लोगों को बड़े पसंद होते हैं, और ऐसी बहुत सारी डार्क चॉकलेट्स होती हैं जो लोगों को बहुत पसंद होते हैं, इंडिया में पहले नहीं मिलती थी, लेकिन आज तुम अमेज़न खोलो, सारी चीज़ें मिल रही हैं तुम्हें इंडिया में। सो ये इंटरनेशनल ट्रेड के चलते हुए ऐसी सर्विसेज, ऐसे गुड्स जो हमें पहले नहीं मिल पाते थे, आजकल वो मिल पा रहे हैं, हमारी चॉइस के ऑप्शंस बढ़ चुके हैं। ये हो गया एक सेंटेंस। सो दो सेंटेंसेस हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के चलते हुए लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, और दूसरा बोलता है कि लोग ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं जो पहले नहीं कर पाते थे। नाउ यू टेल मी कि क्या दोनों सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं? आंसर इज दोनों सेंटेंसेस सही भी हैं और एक दूसरे से रिलेट भी कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे वाला बोल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को इस्तेमाल कर पा रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है। मैंने एप्पल का भी एग्जांपल दे दिया था इसी में आपको।
So yes, both the sentences are correct and R is the correct explanation of assertion. चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13 ये बोलता है असर्शन में imports enable the country to ensure its sovereignty and territorial integrity. import से मदद मिलती है किसी भी कंट्री को अपनी sovereignty और territorial integrity मेंटेन रखने में. अब इसका मतलब क्या होता है? sovereignty का मतलब होता है कि you are independent nation, आपके ऊपर किसी और नेशन का कोई भी अधिकार नहीं है, आप अपने फैसले खुद से ले सकते हैं, आप उतने कैपेबल हैं. ठीक है. और दूसरे रीजन में ये बोल रहे हैं अ कंट्री कैन इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज टू प्रिवेंट स्टार्वेशन. एक कंट्री फूड ग्रेन्स और अदर एसेंशियल कमोडिटीज को इम्पोर्ट कर सकती है स्टार्वेशन को दूर करने के लिए. कहने का मतलब है कि भैया अगर किसी कंट्री के पास खाना कम पड़ रहा है, ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में वो दूसरे नेशन से खाना मतलब फूड ग्रेन्स इम्पोर्ट कर सकती है. जैसे कई बार होता है किसी एरिया में अर्थक्वेक आ जाता है, ड्रॉट पड़ जाती है, फ्लड आ जाती है, तो उस एरिया में खाना नहीं हो पाता है, फूड ग्रेन्स नहीं उग पाते हैं. अब फूड ग्रेन्स नहीं उगे तो वहाँ के लोगों को भूख तो लगेगी, खाना तो उनको खाना है. तो ऐसे सिनेरियो में व्हाट दे कैन डू, दे कैन इम्पोर्ट फूड आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट नेशंस. जिनके पास एक्सेस में होगा वो दे देगा. जैसे इंडिया में यूजुअली फूड ग्रेन्स को लेके कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है. किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर कुछ गलत हो भी जाता है, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आ भी जाता है, तो बाकी एरिया से खाने का इंतज़ाम होकर वो सेट ऑफ हो जाता है. लेकिन बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जो छोटे छोटे नेशंस हैं, जैसे जापान हो गया, श्रीलंका हो गया. अब उनमें ऐसे कभी नेचुरल डिज़ास्टर्स आए ना, वो पूरी कंट्री में ही आ जाते हैं. तो पूरी कंट्री में ही आपको फूड ग्रेन्स की कमी हो गई है. अब फूड ग्रेन्स की कमी होगी तो तुम दूसरे नेशन पे ही तो डिपेंडेंट रहोगे और वहाँ से तुम क्या करोगे, इम्पोर्ट करोगे. तो बात इसमें इंपोर्ट करने की लिखी हुई है फूड ग्रेन से रिलेटेड. नाउ इंपोर्ट करने की पहले जो बात लिखी हुई है वो सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से मिलती जुलती थी. अब आपको ये बताना है कि ये दोनों ही सेंटेंसेस क्या करेक्ट हैं या फिर गलत हैं, और करेक्ट हैं तो क्या एक दूसरे को ढंग से एक्सप्लेन करते हैं. सोच के देखो. आंसर है असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स. जब भी इंपोर्ट करते हैं हम सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए, तो हम बात करते हैं आर्मी फोर्सेस या फिर ऐसे आर्म्ड वेपन्स के बारे में. वो सब चीज़ें हम अगर इंपोर्ट करेंगे तो हम सोवरेनिटी के बारे में बात कर सकते हैं. तो यस, ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है. चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14, लेकिन ये क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन है. इट सेज Aman Woolen Limited, a leading woolen item manufacturing company established 20 years ago by Aman, is well known for its quality goods and consumers have high brand loyalty for its products, especially shawls. The company was doing very well, but due to riots, terrorism and unrest in the area for past 10 years, their sales are consistently slashing down. To solve this problem, the marketing manager of the company suggested exploring the possibility of going international and to appoint wholesalers countrywide. The financial manager supported his suggestion and informed that government is also providing subsidies and technical and marketing support to such export-oriented industries. As international trade offers many benefits to the nation, they also believe that in other countries they would be able to charge more price than they are currently charging. This will lead to better business strength. ओके, सो एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में लिखा हुआ है कि ये वूलन प्रोडक्ट्स बनाती है, काफ़ी फेमस कंपनी है और ब्रांड लॉयल्टी भी बहुत है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. स्पेशली शॉल्स बहुत फेमस है, वो जो औरतें करती हैं ना सर्दियों में शॉल्स, वो बहुत फेमस है इनके यहाँ की. बट ये दिक्कत जा रही है कि पिछले 10 साल से ना जिस एरिया में ये हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है. ठीक है, जैसे हम अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में भी यूजुअली बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं. ठीक है, पश्मीना की शॉल और वो सब, लेकिन इंसान जाते हुए डरता है. अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों का प्लान बन रहा था दोस्तों का घूमने जाने का गुलमर्ग में, गुलमर्ग है ऐसे करके कुछ है कश्मीर वाली तरफ. बट ये था कि यार
कश्मीर में यू आर नॉट लाइक आप सोच नहीं सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमने बोला रिस्क क्यों लेना है, कोई लेस रिस्की प्लेस पे चलते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हमारी मेंटालिटी वर्क करी थी। टूरिस्ट जो कि वहाँ जा सकते थे, वहाँ के लोकल से कुछ कुछ चीज़ें खरीद के ला सकते थे, जस्ट बिकॉज उस एरिया में अनरेस्ट चल रहा था तो वो टूरिस्ट गए ही नहीं, तो वहाँ के लोकलाइट्स जो अर्न कर सकते थे वो स्कोप ही उनका ख़त्म हो गया। सेम चीज़ इनके साथ हुई। यहाँ पे इनके एरिया में इतना ज़्यादा अनरेस्ट था, टेररिज्म का इतना ज़्यादा वो था कि ये लोग जा ही नहीं पाए, ये लोग बेच ही नहीं पाए अपने प्रोडक्ट्स को, इतने ज़्यादा इनके पास कस्टमर्स ही नहीं आ पाए। तो ऐसे सिनारियो में जो मार्केटिंग मैनेजर था उसने बोला यार देखो अब हम अपना बिजनेस तो बंद कर नहीं सकते, हमें चलाना तो पड़ेगा, तो क्यों ना हम ये करें कि हम इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखें। अभी तक हम नेशनल मार्केट में थे, मतलब इंडिया में ही वो कर रहे थे, अब क्यों ना हम इंटरनेशनली जाएं, वहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स का ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने अलग अलग नेशंस में होलसेलर्स को कांटेक्ट करना स्टार्ट किया कि आओ तुम हमारे साथ कांटेक्ट मेंटेन करो, हम तुम्हें गुड्स भिजवाएंगे, तुम आगे उसे बेचना अपना अपना मार्जिन रखते हुए। देन दे सेड कि गवर्नमेंट की भी बहुत सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सब्सिडीज़ वगैरह चलती रहते हैं। हमें पता है गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करता है एक्सपोर्ट वाले बिजनेसेस को, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि एक्सपोर्ट से हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का मौका मिलेगा, जो कि कंट्री के लिए अच्छी चीज़ है, राइट। तो गवर्नमेंट भी उस चीज़ में अपन को सपोर्ट करेगा। दे ऑल्सो बिलीव दैट इन अदर कंट्रीज दे वुड बी एबल टू चार्ज मोर प्राइसेस, दिस विल लीड टू बेटर बिजनेस स्ट्रेंथ। ये मैंने आपको लाइन पहले ही बता दी कि दूसरे नेशंस में ज़्यादा प्राइस चार्ज कर पाएंगे और उसके चलते हुए कहीं ना कहीं ये इस बिज़नेस की कोर स्ट्रेंथ को भी बढ़ा पाएंगे। तो एक बिज़नेस है जिसकी दुख भरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है और वो उस दुख भरी कहानी से बाहर निकलना चाह रहा है। अब जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है वो ये है, Which of the following is not the benefit of foreign trade to a nation? इनमें से कौन से वाला फॉरेन ट्रेड का बेनिफिट नहीं है जो एक नेशन को मिलता है? फर्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकेंड है अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, थर्ड है हायर प्रॉफिट्स, फोर्थ है प्राइस स्टेबिलिटी। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक वो चीज़ है जो नहीं मिलता है, कौन सा एक ऐसा बेनिफिट है जो नहीं मिलता है। नहीं वर्ड यहाँ पे मेन है। इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है क्या फॉरेन ट्रेड से? क्या अर्निंग मिलती है फॉरेन एक्सचेंज की? क्या हायर प्रॉफिट्स मिलते हैं? क्या प्राइस स्टेबिलिटी आती है? आंसर विल बी प्राइस स्टेबिलिटी नहीं आती है। यू कांट बी श्योर अबाउट दिस थिंग, बट बाकी ये जो तीन चीज़ें हैं ये येस इंडीड मिलती हैं। तो येस ये तीनों सही आंसर्स हैं, बट नॉट वाले पॉइंट में हम डी को सही मार्क करेंगे क्योंकि यही एक लौती चीज़ है जो नहीं मिल पाती है। ठीक है। Question number 15. A wholesaler helps a manufacturer to enjoy economies of scale by providing him market information, providing orders, bearing risk, providing financial support. जो होलसेलर्स होते हैं हमने पढ़ा हुआ है कि पूरी सप्लाई चेन ऐसे वर्क करती है। मैन्युफैक्चरर, उसके बाद आते हैं होलसेलर, उसके बाद आते हैं रिटेलर्स और उसके बाद आते हैं हमारे कस्टमर्स, राइट। तो यहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये इनकी मदद करते हैं, होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर की मदद करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल पाने में। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? जब हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट होती है पर यूनिट वो थोड़ी सी डिक्लाइन हो जाती है, इसे हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो मैन्युफैक्चरर की मदद करता है होलसेलर इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने में। कैसे? उसे मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, उसे ऑर्डर्स प्रोवाइड करके, उसे रिस्क बेयर करवा के, या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करके। व्हाट डू यू से? आंसर है उसे ऑर्डर्स प्रोवाइड करके। अगर आपने पिछला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा होलसेलर्स क्या करते हैं, अलग अलग रिटेलर्स से छोटे छोटे अमाउंट के ऑर्डर्स लेके आते हैं, फिर कंबाइन कर देते हैं उन सब ऑर्डर्स को। जैसे एक रिटेलर से 10 पीस का ले लिया, दूसरे रिटेलर से 20 पीस का ले लिया, तीसरे से 5 का ले लिया, चौथे से 4 का ले लिया, फिर आगे से 7 का ले लिया, फिर इन सब को कंबाइन कर देते हैं और ओवरऑल जाके मैन्युफैक्चरर को बोलते हैं 100 पीस बना दे तू। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को 4, 5, 6, 10 अलग से नहीं बनाने पड़े, उसको बल्क ऑर्डर मिला है डायरेक्टली। और बल्क ऑर्डर मिलेगा तो प्रोडक्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ऐसे में हमारा कॉस्टिंग क्या पड़ेगा? पर यूनिट कम पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरर की हो गई ना मदद इकोनॉमीज ऑफ स्केल से। आई होप आपको लिंक समझ में आ रहा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने से पर यूनिट जो कॉस्ट आती है वो कम हो जाती है, और वही इकोनॉमीज ऑफ स्केल होलसेलर इनको एक्स्ट्रा ऑर्डर्स प्रोवाइड करके दे देता है।
16th क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफर्स मेनी बेनिफिट्स टू द नेशन. वन सच बेनिफिट इज दैट इट प्रोवाइड्स अ वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट व्हिच इंप्लाइज वाइंडिंग अप इंटरनल बिजनेस, डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस, डूइंग टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्या बोल रहे हैं, हिंदी में समझ लेते हैं. ये बोल रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड ऑफर करता है बहुत सारे बेनिफिट्स किसी भी नेशन को. इतने सारे बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट है दैट इट प्रोवाइड्स अ वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट. जो ये इंटेंस कंपटीशन आपको डोमेस्टिक मार्केट में फेस करने को मिलता है इंटरनेशनल बिजनेस के चलते हुए, तुम्हारा इससे मतलब तुम इससे निकल के अपना अलग कमा सकते हो. जैसे हमने एक पॉइंट पढ़ा भी था, एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में लिखा हुआ था कि इसकी मदद से जो आपके यहाँ पे जो डोमेस्टिक मार्केट में जो हाईली कॉम्पिटिटिव आपकी मार्केट चलती है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आपके होते हैं, आप उससे निकल के दूसरे मार्केट में ज़्यादा प्राइस अर्न कर सकते हो, ज़्यादा कमा सकते हो, ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपकी सेलिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, राइट. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि बहुत सारे बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट ये भी है. इसका मतलब क्या होता है, इट एम्प्लाइज व्हाट, वाइंडिंग अप इंटरनल बिजनेस को आप वाइंड अप कर रहे हो मतलब खत्म कर रहे हो. डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस, बाहर जाके बिजनेस कर रहे हो. डूइंग टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हो. या फिर प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रमोशन करा रहे हो. बहुत ही सिंपल आंसर है आई गेस. डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस मतलब ये तो मैंने शायद एक्सप्लेनेशन में ही कहीं ना कहीं बीच में लिख दी, बता दिया आप लोगों को. इंटरनेशनल बिजनेस करने से कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट मिलता है कि हमें यहाँ जो लोकल डोमेस्टिक कंपटीशन हम जो पहले फेस कर रहे थे उससे हमें निवारण मिल जाता है, उससे छुटकारा मिल जाता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17. ये बोलता है इंटरनेशनल बिजनेस इंक्लूड्स विच अमंग द फॉलोइंग. इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या कवर होता है, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से. मर्चेंडाइज एंड सर्विस, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव. इंटरनेशनल बिजनेस में से क्या क्या चीज इंक्लूड होती है. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं. ये तो अगर आपने चैप्टर का ओवरव्यू ही देखा है ना, सब हेडिंग्स ही पढ़ी है ना, तब भी आप आंसर कर पाओगे क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ लिखी हुई थी कि इंटरनेशनल बिजनेस में ये इंक्लूडेड होता है, ये होता है, ये होता है. तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो आपके लिए. सो आई होप इस क्वेश्चन का तो आंसर सबने सही मार्क किया होगा. चलिए 19th क्वेश्चन पे चलते हैं. इट सेज इन इंटरनेशनल ट्रेड व्हेन प्राइसेस इन डोमेस्टिक मार्केट आर लो, फर्म्स कैन नॉट अर्न मोर प्रॉफिट्स बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स इन दोज कंट्रीज इन विच प्राइसेस आर हाई. ट्रू, फॉल्स, पार्शली ट्रू, नन ऑफ द अबव. क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं. इंटरनेशनल बिजनेस में व्हेन द प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट, ये हो गया हमारा इंटरनेशनल मार्केट, ये हो गया हमारा डोमेस्टिक मार्केट. ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस में, इंटरनेशनल ट्रेड में व्हेन द प्राइसेस इन डोमेस्टिक मार्केट आर लो, फर्म्स कैन नॉट अर्न मोर प्रॉफिट बाय सेलिंग द प्रोडक्ट्स इन दोज कंट्रीज इन विच प्राइसेस आर हाई. कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया इंटरनेशनल ट्रेड में जो जब डोमेस्टिक मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का कम प्राइस चार्ज हो रहा हो, कम प्राइस पे वो बिक रहा हो, प्राइस उसके कम हो, तो फर्म कभी भी दूसरे नेशन में जाके ज़्यादा प्राइस पे गुड्स नहीं भेज सकती है. मतलब ऐसे नेशन में जाके नहीं भेज सकती जहाँ पे गुड्स के प्राइसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं. ट्रू, फॉल्स, पार्शली ट्रू, नन ऑफ द अबव. एक बार दोबारा से समझा देती हूँ. व्हाट दे आर सेइंग इज कि अगर आपकी डोमेस्टिक मार्केट में किसी प्रोडक्ट का प्राइस लो है और किसी इंटरनेशनल मार्केट में या किसी दूसरे नेशन में उस प्रोडक्ट का प्राइस हाई है, तो यू कैन नॉट सेल प्रोडक्ट्स देयर. In international trade, when prices in domestic market are low, firms cannot earn more profit by selling their products in those countries in which prices are high. इंटरनेशनल बिजनेस में आप ऐसा काम नहीं कर सकते कि अपने डोमेस्टिक मार्केट में जब प्राइसेस लो हो तो इंटरनेशनल बिजनेस में ऐसी कंट्रीज़ में जाके सामान बेच लो जहाँ पे प्राइसेस हाई हैं और इससे तुम एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा लोगे. ऐसा तुम नहीं कर सकते. बहुत ही बेकार क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो हम यही तो बोलते हैं कि भैया जो चीज़ हमें डोमेस्टिक मार्केट में नहीं मिल पा रही है वही तो लेने के लिए हम इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं. तो यहाँ पे इन्होंने सेंटेंस ही पूरा गलत कर दिया है. इन्होंने बोला नहीं, आप बेच ही नहीं सकते हो इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा प्राइसेस पे क्योंकि आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते उतना डोमेस्टिक मार्केट में अगर प्राइसेस कम है. तो ये क्या लॉजिक हुआ?
भाई डोमेस्टिक मार्केट में तुम्हारे अगर इंडिया में गरीब लोग बसते हैं तो हर नेशन में थोड़ी ना गरीब लोग बसते हैं। अगर तुम्हें पैसे ज़्यादा कमाना है, प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, तो तुम ऐसे नेशन में जाके बेचना ऑब्वियसली पसंद करोगे जहाँ पे लोग ज़्यादा पैसे में तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद लेंगे, तभी तो तुम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो। अगर तुम्हें दोनों ही जगह सेम प्राइस पे गुड्स भेजने हैं, अगर इसको ऐसा भी समझे तो मेरे को इंडिया में भी 10 रुपये मिल रहे हैं, यूएसए में भी 10 रुपये मिल रहे हैं, तो मैं इंडिया में ही ना बेच लूँ। मैं क्यों सरदर्दी पालूँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, और 10 वहाँ पे और ऑब्लिगेशंस हो जाती हैं और नाम खराब होना और पता नहीं क्या क्या हो जाता है, रेपुटेशन पे आ जाती है। जो काम अगर मेरे को दोनों ही मार्केट से सेम प्राइस मिलने वाला है तो फिर मैं इंडिया में ही धक्के खाना पसंद करूँगी, क्यों मैं बाहर वालों के वो करूँगी। सिंपल सी बात है ना। चलिए 19th क्वेश्चन है, which benefit of international trade to firm is highlighted in the line. They also believe that in other countries they would be able to charge more price than they are currently charging. This will lead to better business strength, improved business vision, increased capacity utilization, prospects for growth, prospects for higher profits. ये क्या बोल रहे हैं? विच बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कौन सा बेनिफिट है इंटरनेशनल ट्रेड का जो फर्म को मिलता है, जो कि हाईलाइट हुआ है इस लाइन में। दे ऑल्सो बिलीव दैट इन अदर कंट्रीज दे वुड बी एबल टू चार्ज मोर प्राइजेस, दूसरी कंट्रीज में वो ज़्यादा प्राइजेस चार्ज कर पाएंगे जो कि वो इंडिया में नहीं कर पा रहे हैं। दिस विल लीड टू बेटर बिजनेस स्ट्रेंथ। ये जो लाइन सेंटेंस इस्तेमाल हुआ था पैराग्राफ में, आपने पढ़ा होगा, एंड में लिखा हुआ था, बिजनेसमैन को, वो वूलन वाले को ये लग रहा था कि वहाँ पे हम ज़्यादा प्राइसेस चार्ज कर पाएंगे, कोट कर पाएंगे। तो ये कौन से बेनिफिट को हाईलाइट कर रहे हैं? इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन, इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ, प्रोस्पेक्ट फॉर हायर प्रॉफिट्स। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम हायर प्रॉफिट कमाने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है। उन्होंने क्या बोला कि हम कहीं और जाके ज्यादा प्राइसेस में अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। जब तुम ज्यादा प्राइसेस में अपने प्रोडक्ट्स को बेचोगे तो तुम क्या कमा रहे होगे? तुम ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे होगे, राइट। अगर कोई प्रोडक्ट मेरा 10 रुपए में बना है, इंडिया में मैं उसे 12 रुपए में बेच रही हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट कितना कमा रही हूँ? 2 रुपए। लेकिन अगर मैं उसे किसी और नेशन में 15 रुपए बेचना शुरू करूंगी तो मैं प्रॉफिट कितना कमा रही हूँ? 5 रुपए। तो मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये किस पॉइंट को हाईलाइट कर रही है? प्रोस्पेक्ट फॉर हायर प्रॉफिट, मतलब आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। Now let's move to question number 20. ये क्वेश्चन अगेन एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। हमने एक केस बेस्ड क्वेश्चन के बेसिस पे 4 क्वेश्चन का आंसर किया है। नाउ अनदर केस बेस्ड क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं इसे। Okay, so it says when the Indian economy opened in 1991, Harsha decided to take advantage of the same and start a business at an international level. He is very good at making paper crafts and decided to monetize the same. He made lot of such crafts and sold them in the foreign countries. He hired a few like-minded people and started a small firm. By following the same practice of selling high-quality paper craft in international markets, the firm earned lot of revenue. Firm started to cater to more clients and at a larger level of production costs declined. People in other countries who would like these kinds of products but can't purchase due to unavailability are also helped by this kind of trade. These people will have access to these products and can use for their home decor and even to ease out some of their tasks. This practice of selling in foreign market further helped the firm to increase the business when the domestic market was low. In the process, the firm also achieved maximum utilization of the human resources and other small machines who earlier used to be working as low minimum level production level. ओके थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दी हुई हैं, इग्नोर करते हुए मैं आपको स्टोरी वैसे समझा देती हूँ। हुआ क्या, एक लड़का था हर्ष, ठीक है, हर्षा लिखा हुआ है लेकिन पूरी स्टोरी में ही लिखा हुआ है, तो मतलब ये लड़का है तो हर्ष होना चाहिए कायदे से इसका नाम। सो हर्ष एक लड़का है और 1991 में जब इंडियन इकोनॉमी खुली थी, आपको याद होगा 1991 में रिफॉर्म्स आए थे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके चलते हुए इंडियन इकोनॉमी काफ़ी हद तक खुल गई थी। तो उस टाइम पे हर्ष ने सोचा क्यों ना मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊं और इंटरनेशनल लेवल पे अपने बिजनेस को लेके जाऊं। अब वो पेपर क्राफ्ट बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो उसने सोचा चलो यही काम करते हैं और इसी से ही हम पैसे कमाने शुरू करते हैं। इससे बहुत सारे पेपर क्राफ्ट वाली चीज़ें बनाई और अलग अलग कंट्रीज़ में बेचना शुरू कर दिया।
उसके बाद इसने बहुत सारे ऐसे लोगों को जो सेम सोच रखते थे अपने साथ मिलाया और एक फर्म खोल ली। अब बहुत अच्छी क्वालिटी के ये पेपर क्राफ्ट्स लोगों को इंटरनेशनल मार्केट में बेचता था और अच्छा खासा रेवेन्यू भी कमा लेता था। फर्म स्टार्टेड टू केटर टू मोर क्लाइंट्स, फर्म ने ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स लेने शुरू कर दिए और जैसे जैसे लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता गया इनकी कॉस्ट डिक्लाइन होती गई। रीज़न भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये अचीव कर पा रहे थे। देन उसके बाद पीपल इन अदर कंट्रीज हु वुड लाइक दीज काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स बट कांट परचेज, ऐसे लोग जो कि दूसरे नेशंस में रहते थे और ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते थे और पहले नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास लोकली ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, उनकी भी मदद हो गई कि हर्ष उनको यहाँ से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करा देता था। उसके बाद दे हैव सेड कि these people will have access to this and that, this practice of selling in foreign market further helped the firm to increase the business when the इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस ने, जो कि इंटरनेशनली वो सामान बेच रहे हैं, इस प्रैक्टिस ने उनकी काफ़ी मदद करी क्योंकि अब ये बिजनेस ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर के देशों में भी अपना नाम कमा रहा है, पैसे कमा पा रहा है वहाँ पे। ह्यूमन रिसोर्स का भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है और छोटी मोटी जितनी भी मशीनरी थी उनका भी अच्छे से यूटिलाइजेशन हो पा रहा है। मतलब जितनी कैपेसिटी बनती थी एक मशीनरी की प्रोडक्ट्स बनाने की वो पूरी तरीके से इस्तेमाल हो पा रही है। अगर ये पर्टिकुलर काम डोमेस्टिक मार्केट में ही करते रहते या यहीं पे ही बेचते रहते तो शायद ये उतना मुनाफा नहीं कमा पाते या उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते जितना आज की डेट में ये कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है Which advantage of international trade is highlighted in the line he hired few like-minded people and started a small firm? कौन से वाला एडवांटेज इंटरनेशनल ट्रेड का इस लाइन में हाईलाइट किया हुआ है कि उसने अपने जैसे और लोगों को अपने साथ मिलाया और एक स्मॉल बिजनेस, स्मॉल फर्म स्टार्ट करी? Earning of foreign exchange, better utilization of resources, improving growth prospect and employment potential, increased standard of living. बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन। आई होप आपने सही आंसर मार्क किया है। आंसर इज इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। उसने अपने जैसे लोगों को अपने साथ मिलाया। कहने का मतलब क्या है, उसने और लोग जो कि पहले कुछ नहीं कर रहे थे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट खोल दी, मतलब एम्प्लॉयमेंट का रास्ता खोल दिया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर दी। तो यस, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इम्प्रूव हुआ है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ये बोलता है Which advantage of international trade to firms is highlighted in the line by following the same practice of selling high quality paper crafts in international markets, the firm earned a lot of revenue. अब आपको बताना है कि इंटरनेशनल ट्रेड का कौन से वाला एडवांटेज इस लाइन में इस्तेमाल किया गया है जिसमें वो बोलते हैं कि हाई क्वालिटी पेपर क्राफ्ट्स बेच के ये लोग बहुत सारा रेवेन्यू कमा रहे थे। ठीक है, बताइए, ये भी अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, प्रॉस्पेक्ट फॉर हायर प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं। वे आउट टू इंटेंस कॉम्पिटिशन इन द डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में जो कॉम्पिटिशन था उससे निवारण मिल जाता है आपको। इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? अगेन वेरी सिंपल आंसर, प्रॉस्पेक्ट फॉर हायर प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, द फर्म अर्न लॉट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू में से आपका क्या निकलता है? रेवेन्यू में से निकलता है आपका प्रॉफिट। तो अच्छा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये बोलता है विच एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज हाईलाइटेड इन द लाइन पीपल इन अदर कंट्रीज हु वुड लाइक दीज काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स बट कांट परचेज ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी आर आल्सो हेल्प्ड बाय दिस काइंड ऑफ ट्रेड। तीनों क्वेश्चन बैक टू बैक एक जैसे आए हैं। यहाँ पे भी आपको इंटरनेशनल बिजनेस का ही एक एडवांटेज बताना है। क्या है इंटरनेशनल बिजनेस का एडवांटेज? कौन सी लाइन के बेसिस पे बताना है कि जो लोग दूसरी कंट्रीज में रह रहे थे और ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं मिल पा रहे थे उन्हें पहले, उनको मिल पा रहे हैं थैंक्स टू हर्ष कि उसने एक्सपोर्ट करने के बारे में सोचा, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में सोचा। स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन, मीट कंज्यूमर डिमांड, ओवरकम फेमाइन, इंश्योर नेशनल डिफेंस। अगेन क्वेश्चन बढ़िया है लेकिन ऑप्शन बहुत ही बेकार बेकार दिए हुए हैं, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कस्टमर की डिमांड जो पहले थी वो मीट हो पा रही है, क्योंकि पहले उनके यहाँ पे डोमेस्टिकली ऐसा कोई काम नहीं कर रहा था, तो अब उनको ऑप्शन मिल गया है थैंक्स टू व्हाट, इंटरनेशनल बिजनेस। अगर कुछ बढ़िया से ढंग के उन्होंने ऑप्शन दिए होते तो थोड़ा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता था, बट उन्होंने ऑप्शन इतने बकवास बकवास दिए कि आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये आंसर था।
23rd क्वेश्चन बोलता है विच एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, अगेन ये भी वही वाला क्वेश्चन है, मतलब आपसे बैक टू बैक यही पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड के क्या क्या फायदे हैं इस लाइन के अकॉर्डिंग। अब लाइन पढ़ लेते हैं कौन सी है। लाइन है these people will have access to these products and can use for their home decor and even to ease out some of their task। इन प्रोडक्ट्स को लोग अपने होम डेकोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं और इवन अपने कुछ टास्क को भी ईज आउट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंप्रूविंग ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगेन वेरी सिंपल आंसर, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोग पहले जो चीज़ मिस कर रहे थे वो उनको फाइनली मिल गई है जिसका वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अगेन 24th क्वेश्चन भी एडवांटेज के बारे में है। ये बोल रहा है विच एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। मुझे लग रहा है ना एडवांटेजेस से जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इन्होंने एक ही केस स्टडी में पूछ लिए हैं, बट इट्स गुड कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जो लाइन है वो ये है, दिस प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग इन फॉरेन मार्केट फर्दर हेल्प द फर्म टू इंक्रीज द बिजनेस व्हेन the domestic market is low or something। prospect for higher business profits या फिर increased capacity utilization, prospect for growth, improved business vision। बताइए। आंसर है प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ। आगे ये इंक्रीज कर रहे हैं अपने बिजनेस को, जो कि डोमेस्टिकली एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, अब ये इंटरनेशनली उसे वो करके एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। चलिए 25th क्वेश्चन, विच एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इज हाईलाइटेड इन द लाइन, इन द प्रोसेस द फर्म ऑल्सो अचीव्ड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अदर स्मॉल मशीन्स हु अर्लियर यूज्ड टू बी वर्किंग एट लो मैक्सिमम प्रोडक्शन लेवल which were used to be in this। prospect for higher profits, increased capacity utilization, prospect for growth and improved business vision। again capacity utilization will be the right answer क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया maximum utilization हो पा रहा है कुछ। बैक टू बैक क्वेश्चंस आए हैं और बैक टू बैक इजी क्वेश्चंस आए हैं, एक ही कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते क्वेश्चंस आए हैं। चलिए, और यहाँ पे हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, यहाँ से शुरू हो रहे हैं हमारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपको मैं बता दूँ सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग चीज़ें होती हैं वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और सबसे ज़्यादा जहाँ मार्क्स करते हैं वो भी यही होते हैं। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपको ना सिर्फ आंसर पता होना चाहिए बल्कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आंसर प्रेजेंट कैसे किया जाए। अगर आपको अच्छे से आंसर प्रेजेंट करना नहीं आएगा ना तो आपने कितने अच्छे से क्यों ना पढ़ाई की होगी, इट वोंट बी ऑफ एनी यूज बिकॉज आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप। इट सेज व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, मतलब चैप्टर के इनिशियल उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे कि बताइए इंटरनेशनल ट्रेड का क्या मतलब है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ, आपको एक्सप्लेन करना है लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, बहुत ही ब्रीफ में करना है। ऑल्सो हाउ आर ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड सेटल्ड, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में वो किस तरह से सेटल की जाती हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आप चाहें तो आप डायग्राम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो हेडिंग सब हेडिंग अच्छे से हाईलाइट करना, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। Okay, so it says international trade is the component of international business. It comprises of buying and selling of goods and services beyond the geographical borders of the country. It involves not only the international movement of goods and services, but also of capital, personnel, technology and intellectual property like patents, trademarks, copyrights, etc. It is also referred to as foreign trade or external trade. It can also be understood as the exchange of goods and services between residents of different countries. It involves the use of foreign exchange to discharge trade obligations and settle the transactions. देखिए, पहला तो मैं आपको ये ध्यान दिलवाना चाहूँगी कि यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन दी हुई है इस आंसर की मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आई है। आप कभी भी एक पूरे पैराग्राफ में अपना आंसर कंप्लीट नहीं करेंगे, मतलब ये जैसे किया हुआ है ना इन्होंने कि एक ही पैराग्राफ में पूरा का पूरा आंसर लिख दे, नहीं, ऐसे किसी को भी पढ़ने में मज़ा नहीं आता। आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, 2 नहीं तो 3 जितने भी पैराग्राफ आपको बनाने हैं उतने बनाओ और ऐसे अच्छे से मतलब थोड़ा सिस्टमैटिक वे में ड्राफ्ट करके लिखना। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन का भी हमें साइमल्टेनियसली ध्यान देना है, सिर्फ आंसर्स पे फोकस नहीं करना कि बस हमें अपने आंसर राइटिंग पे वो करना, नहीं, आंसर राइटिंग जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स।
तो ये बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड कुछ नहीं है, इंटरनेशनल बिजनेस का एक हिस्सा है जिसमें हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। बट डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे जो बाइंग और सेलिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की, वो दो नेशंस के बीच में होती है। लाइक हमने पढ़ा था बहुत पहले ट्रेड का मतलब, ट्रेड का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब एक ऐसा ट्रेड जो कि एक नेशन के बाउंड्रीज के बियॉन्ड जा रहा है। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग, साथ में ऐड हो जाएगा दो या दो से ज्यादा नेशंस के बीच में जब ये चीज होती है तो यहाँ पे बस इतना डिफरेंस आ जाएगा। ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में बस यही डिफरेंस है कि ट्रेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी होता है, वेयर इंटरनेशनल ट्रेड बियॉन्ड द डोमेस्टिक टेरिटरी जाता है। साथ ही साथ ये बोल देते हैं कि जियोग्राफिकल बॉर्डर्स के बियॉन्ड जाएगा, और यहाँ पे ना सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का वो मूवमेंट हो सकता है, कैपिटल का भी होता है, मतलब पैसे का भी होता है, टेक्नोलॉजी का भी होता है, लोगों का भी होता है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी होता है, लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सारे हमने पढ़े हुए हैं, राइट। उसके बाद ये बोलते हैं कि इट इज ऑल्सो रेफर टू एज फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड। इसके दो और नाम हैं जिसको हम फॉरेन ट्रेड या फिर एक्सटर्नल ट्रेड के नाम से भी पहचानते हैं। इसमें बस कुछ नहीं रहता, दो अलग अलग नेशंस के जो रेजिडेंट्स होते हैं उनके बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, और इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज की मदद लेते हैं, एक कॉमन करेंसी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जल्दी से इसे नोट डाउन करो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ था दैट यू हैव टू एक्सप्लेन एंड ब्रीफ, मतलब आपको ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है, इसलिए हमने ज्यादा टिपिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। एंड एट द सेम टाइम इन्होंने हमें ये भी बोला था कि ये बताना कि ट्रांजैक्शन कैसे सेटल होती है, तभी हमने फॉरेन एक्सचेंज का मेंशन किया है, ठीक है। इन्होंने ऊपर हमसे पूछा था ये चीज़ कि ट्रांजैक्शन दो नेशन के बीच में जब होंगी तो दोनों अलग अलग करेंसीज जब इस्तेमाल करते तो ऐसे में ट्रांजैक्शन कंप्लीट कैसे हो पाएगी, तो उसका आंसर हमने दे दिया, फॉरेन एक्सचेंज की मदद से हम ट्रांजैक्शन को क्या कराएंगे? कंप्लीट कराएंगे। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज अबाउट पटेल लिमिटेड। ये बोलते हैं पटेल लिमिटेड इज अ reputed company in the field of garments manufacturing in India. The company manufactures superior quality products, but the management is worried about its future prospect. The company is facing certain problems. First है, the domestic prices of its garments are low. Second है, underutilization of capacity. थर्ड है, डिमांड फॉर गारमेंट्स इज सैचुरेटेड इन डोमेस्टिक मार्केट। क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं ये अपनी तीनों प्रॉब्लम से आपको कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। देखिए अभी इस क्वेश्चन का आंसर करना ना आपके लिए बहुत सिंपल होगा, रीजन बीइंग कि आप वही चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि यार ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है तो इसका आंसर यही होगा। लेकिन जब ये सेम क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, जब आपको नहीं पता कि ये कौन से चैप्टर से पिक किया गया है, उस टाइम पे तुम्हें आंसर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो उसके लिए तुम्हें इस क्वेश्चन में से वर्ड्स पकड़ने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं ये बताऊं, ये लिखा हुआ है कि पटेल लिमिटेड जो है वो एक रिप्यूटेड कंपनी है, क्या बनाती है? गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, कपड़े बनाती है। कहाँ पे? इंडिया में। और बहुत सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं इसके। बट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा वरिड है इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेके, मतलब फ्यूचर की चिंता कर रही है मैनेजमेंट। इस कंपनी को सर्टेन प्रॉब्लम्स झेलने पड़ रहे हैं। वो प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं, इन पे आपको फोकस करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो आप चैप्टर से लिंक कर पाओगे उसे। इट सेज, अच्छा बेस्ट चीज़ पता तुम लोगों के साथ क्या हो रही है? तुम लोगों के साथ ये हो रहा है कि कोविड के चलते हुए टर्म 2 के एग्जाम में तुम्हें पता है कि तुम्हारा सिलेबस रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब 3, 4, 5 चैप्टर्स आने वाले हैं, तो तुम फिर भी इजीली गेस कर पाओगे चैप्टर्स को। लेकिन जो बाद वाले स्टूडेंट्स होंगे जो भी इस वीडियो को बहुत बाद में देखेंगे, उन्हें पता है कि जब उनको पूरे सिलेबस में से एक चैप्टर से एक क्वेश्चन पिक करने मतलब ऐसा आएगा तो उनको कितनी डिफिकल्टी होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसे चैप्टर से लिंक करा करो ताकि तुम एक्यूरेट आंसर तक आहिस्ता मतलब आराम से पहुंच सको।
डोमेस्टिक प्राइसेस जो है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे इनके गुड्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। पहली प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इनकी कैपेसिटी अगर 100 गारमेंट्स बनाने की एक दिन में, तो ये सिर्फ 50 बना पा रहे हैं, मतलब अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। Then demand for garments is saturated in domestic market. Domestic market में ऑलमोस्ट सारे इनके गारमेंट्स खरीद चुके हैं, तो अब किसी को इनके गारमेंट्स चाहिए नहीं है, तो इनकी डिमांड थोड़ी सैचुरेशन पे आ गई है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, ओके, सो 6 years बैक आई वेंट टू जयपुर, ठीक है, 6 या 5 years बैक मैं जयपुर गई थी, और जयपुर से ना मैं एक बैग लेके आई थी। जयपुर में पता है ना कैसे बैग मिलते हैं, राजस्थानी टिपिकल, उसमें सिप्पी सितारे लगे होते हैं, अलग से चमक रहे होते हैं, मिरर्स टाइप्स, राइट। तो वो बैग लेके आई थी। दैट टाइम दैट बैग वॉज वेरी एक्सक्लूसिव, और मैं उसे जहाँ पे भी पहन के जाती थी, और वो नियॉन कलर का था, चटक नियॉन। उस टाइम पे मेरे को नियॉन कलर बहुत ज़्यादा पसंद था, और वो ट्रेंड में भी बहुत था, तो इट वॉज ऑरेंज नियॉन। मैं उसको लेके आई। इवन मतलब जयपुर के जो लोग थे वही उस बैग की तारीफ कर रहे थे। जब हम रेस्टोरेंट में उसे उठा के गए तो उन लोगों ने तारीफ की। जब मैं भोपाल आई, भोपाल में मैंने बहुत बार उसे कैरी किया, एवरीबडी यूज टू प्रेज। फिर उसके बाद मैं जहाँ जहाँ घूमना चाहती थी, आई यूज टू कैरी दैट बैग, और मेरे को हर जगह उसकी क्या प्रशंसा सुनने को मिली, मतलब पीपल प्रेज्ड मी फॉर दैट बैग। उसके बाद आई सॉ दिस थिंग कि वही सेम क्वालिटी के बैग्स या वही सेम पैटर्न के बैग्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए। मतलब हर जगह आप कहीं पे भी आप जाओ, किसी भी जगह जाओ, यू विल सी सच बैग्स। आज की डेट में अगर मैं वो बैग लेके निकलूंगी, क्या कोई मेरी प्रशंसा करेगा? फॉर एवरीबडी इट्स लाइक अ कॉमन बैग जो आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है, राइट? यही होगा ना। मतलब मैं एक ऐसा बैग कैरी कर रही हूँ जो हर मार्केट में मतलब सस्ते से सस्ते दाम में बिक रहा है। एवरी अदर गाय और गर्ल इज परचेजिंग दैट। गाय तो नहीं खरीदेंगे वैसे बैग ऐसे, लेकिन एवरी अदर गर्ल इज परचेजिंग द सेम बैग। तो ऐसे में क्या उस पर उतनी वो जाएगी? तो सेम चीज़ ना, पता है लड़कियों के साथ कि सबके साथ होती है इंडिया में, कि जब हम एक बार एक प्रोडक्ट खरीद लेते हैं ना, उसके बाद हमें लगता है कि सेकंड प्रोडक्ट ये नहीं खरीदेंगे, कुछ डिफरेंट खरीदेंगे, बिकॉज दिस इज गोना बी लाइक आउट ऑफ ट्रेंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम, राइट? तो हर एक गारमेंट के साथ भी ऐसा होता है। जैसे बीच में क्रॉप टॉप्स आई थी, तो क्रॉप टॉप्स इतना ज़्यादा ट्रेंड में चली, लेकिन आज की डेट में वो क्या है? फिर कोई नहीं खरीदता उन्हें, राइट? मतलब खरीदते हैं कुछ लोग, बट दैट्स लाइक वो पुराने वाले जो कपड़े पहनते हैं। तो यही चीज़ इनके साथ हो रही है कि इनके जो गारमेंट्स थे, पहले तो उनकी अच्छी खासी डिमांड थी, लेकिन अब डोमेस्टिक मार्केट में हर कोई उनके गारमेंट्स पहन चुका है और कुछ न्यूनेस एज सच उन्हें नहीं दिख रही है, तो उनकी डिमांड जो है वो सैचुरेशन पे आ गई है, ठीक है? जो ये मैं बीच में एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, इसे थोड़ा सा बिजनेस से कनेक्ट करना। अगर फ्यूचर में आप कभी बिजनेसमैन बनने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा प्रोडक्ट डिलीवर करने वाले हो जो यू नो लाइक ट्रेंड बेस्ड है, तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू विल हैव टू चेंज इट। मतलब आपको कुछ न्यूनेस लानी पड़ेगी, अदरवाइज एक बार वो आउट ऑफ ट्रेंड हो गया तो आपका बिजनेस मतलब जितनी ऊंचाइयों पे भी हो, उसके बाद नीचे आएगा डैश से, मतलब आराम से, जल्दी से, जैसा मर्जी, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको इन प्रॉब्लम्स का निवारण बताना है, और आपको पढ़ के समझ में आ ही रहा होगा कि डोमेस्टिक मार्केट पे तो इनका स्कोप ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ? अब ये जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। सो अ मीटिंग इज कॉल्ड बाय, अच्छा पूरा क्वेश्चन अभी और पढ़ना है ना। A meeting is called by the BOD to discuss the matter. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाया गया, उनके साथ मीटिंग फिक्स करी गई और मैटर को डिस्कस किया गया। The members arrived at a conclusion that internationalization of business is final solution to the problem. देखो मैंने पहले ही बता दिया तुम लोगों को। मेंबर्स भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उन्होंने बोला अरे इनका तो बस एक ही सोल्यूशन बनता है कि इंटरनेशनल बिजनेस में इसको, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस में इसको लेके जाओ और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करो। Such internationalization will result in benefits of the company. इस पर्टिकुलर गारमेंट कंपनी को अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करते हैं तो इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। द कंपनी बिलीव्स इन अज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिल्कुल एहसास है। Hence it also favored internationalization of business as it will also led to benefits for the questions nation. Okay, so ये बोल रहे हैं कि भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत एहसास है इनको, और इनको ये भी पता है कि अगर ये अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाते तो उससे ना सिर्फ इनको मतलब बेनिफिट मिलेगा बल्कि इनके नेशन को भी मिलेगा। हाउ कम? अगर मैं कभी सोचती हूँ एक्सपोर्ट करने के बारे में चीज़ें, तो मेरे को तो फ़ायदा होगा क्योंकि मैं पैसा कमा रही हूँ, लेकिन मेरी कंट्री को कैसे फ़ायदा होगा बताओ ज़रा जल्दी से।
मेरी कंट्री को ऐसे फ़ायदा होगा कि फॉरेन एक्सचेंज हमारे नेशन में आएगा, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से इंटरनेशनली हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स का नाम होगा, जिसकी वजह से इंडिया की रेपुटेशन इंक्रीज होगी। वैसे इसका उल्टा भी हो सकता है, लेकिन अभी हम पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करें तो लेट्स टॉक लाइक अच्छा, ठीक है। As it will lead to this and that, on the basis of the above case, answer the following question। अब शुरू हो रहे हैं आपके दो क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन इंटरनेशनल बिजनेस। सबसे पहले तो इंटरनेशनल बिजनेस को डिफाइन कर लो। ध्यान देना, पिछले वाले क्वेश्चन में दे आस्क अस टू डिफाइन इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ पे ये इंटरनेशनल बिजनेस को डिस्कस करने के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड है राइट एनी वन बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ईच ऑफ द नेशन फर्म। ओके, आपको एक एक बेनिफिट लिखना है इंटरनेशनल बिजनेस का। एक तो फर्म को किस तरह से फायदा पहुंचेगा और दूसरा आपको ये लिखना है कि नेशन को किस तरह से फायदा पहुंचेगा, जो कि समवॉट मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, बट स्टिल अब क्योंकि लिखने की बारी है तो अब देख लीजिए। चलिए फिर आंसर देखने के लिए। आई होप आप सबको ये आंसर क्लिक कर गया था और आपने बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया इसे। अब फाइनली मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। It says manufacturing and trading beyond the boundaries of one's own country is known as international or external business। जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं, दोनों ही, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में भी हमने पढ़ा था ना, इट्स अ एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, राइट। तो इंटरनेशनल बिजनेस या फिर इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस बेसिकली ये होता है मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग जो कि एक नेशन के बियॉन्ड चला जाए तो उसे हम इंटरनेशनल बिजनेस का नाम दे देते हैं। One benefit of international business to the nation is earning of foreign exchange। जब भी कोई नेशन का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के बियॉन्ड, मतलब उस नेशन के बियॉन्ड अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है, सर्विसेज को बेचता है, तो वो अपनी होम कंट्री में लेके आता है क्या, बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज। तो अर्न करने को मिलेगा कंट्री को क्या, फॉरेन एक्सचेंज। इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प्स अ कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज व्हिच कैन बी यूज्ड टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा व्हिच आर नॉट अवेलेबल in the country or are relatively costlier it produced domestically। okay, so ये बोल रहे हैं कि इससे हम जो फॉरेन एक्सचेंज हम लेके आ रहे हैं एक्सपोर्ट की वजह से, उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हमेशा तो ऐसा होता नहीं है कि एक कंट्री सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करे, वो इंपोर्ट भी तो बहुत सारी आइटम्स करती है। पहले तो मैं आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फंडा थोड़ा सा क्लियर कर दूं। किसी भी बच्चे को अगर अभी तक इस चीज़ में कोई भी डाउट है ना, तो प्लीज़ इसे यहीं पर सॉल्व करके जाना। 12th में इस डाउट को मत लेके जाना, क्योंकि 12th में हम और चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड होंगे। चलिए, इतनी सारी कैलकुलेशन, वो भी मेरे उसमें। चलिए, ये है हमारा इंडिया। ओके, सो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया हमेशा सामान बाहर भेजेगा, कभी कभी तो वो सामान इंडिया में भी लेके आएगा ना बाहर से। जब वो सामान बाहर भेजता है किसी और नेशन में, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं एक्सपोर्ट, और इससे वो कमाता है क्या, फॉरेन एक्सचेंज। पर जब कोई और नेशन से सामान इंडिया में आता है तो इसे हम बोलते हैं इंपोर्ट, और इसके लिए हमें देना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज कमाएंगे तो उस फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं उन इंपोर्ट्स के लिए जो कि हम बाहर वाले नेशन से इंडिया में मंगवाते हैं। तो मतलब बेसिकली कहने का ये है, इंडिया हो गए आपके पापा, ठीक है, और आपके पापा सैलरी लेके आ रहे हैं, काम कर रहे हैं किसी के लिए और बदले में सैलरी लेके आ रहे हैं, और इस सैलरी का वो क्या करने वाले हैं, इस सैलरी से वो आपकी मम्मी को शॉपिंग कराने वाले हैं, आपका खर्चा उठाने वाले हैं, घर के जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन्हें पूरा करने वाले हैं, आपको टॉयज़ वगैरह चाहिए वो दिलाने वाले हैं, एजुकेशन आपकी सपोर्ट करने वाले हैं। बस सिंपल सा लॉजिक। सो इंडिया इज पापा, एक्सपोर्ट इज उनकी मतलब काम, उनकी जॉब, फॉरेन एक्सचेंज जो वो लेके आ रहे हैं मतलब वो सैलरी जो वो लेके आ रहे हैं, और इंपोर्ट मतलब आपकी मम्मी के खर्चे जो कि आपके पापा उठा रहे हैं, या आपके खर्चे जो कि आपके पापा उठा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेना तो लो फटाफट, लेकिन आई वांट ऑल
ऑफ यू टू गेट दिस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, बिकॉज इसमें आप गलती नहीं कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ, When I was doing CS मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बैचमेट्स थे, मतलब हम लोगों को लगता है यार ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसको नहीं पता होगा, मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन when I was doing CS तो मेरे बैच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको मतलब कुछ भी एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्वेश्चन आ जाता था, यूजुअली उन्हें पता था इंपोर्ट का मतलब ये होता है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है, लेकिन टैक्स में या फिर कभी भी FM वगैरह पढ़ते थे, कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता था प्रैक्टिकल जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होती थी और पूरा क्वेश्चन उसी पे बेस्ड होता था, वहाँ पे वो भूल जाते थे कॉन्सेप्ट। इसलिए अभी से ही अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ो। मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों, 11th-12th में जो आप गेन करोगे ना जितनी भी नॉलेज, ये सारी की सारी आपकी इस्तेमाल होने वाली है, निचड़ के इस्तेमाल होने वाली है आपकी आगे वाली ज़िंदगी के लिए। तो अभी जो भी पढ़ रहे हो ना उसे हल्के में मत लो, अच्छे से पढ़ो तसल्ली के साथ, और सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ो। आप लोग जब मुझे मैसेजेस करते हैं कि मैम मुझे इतने मार्क्स मिले, मुझे इतने मार्क्स मिले, मुझे खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी तब होगी जब कोई मुझे ऐसा मैसेज भेजेगा कि मैम वो जो पढ़ाई मैंने की थी ना उसकी वजह से मैं ये चीज पा पाया हूं, या फिर मैं ऐसा कुछ कर पाया हूं। सिर्फ मार्क्स मैटर नहीं करते लाइफ में। मार्क्स तो भैया एक बार रिलेटिव्स को बता दिया, उन्हें सेटिस्फाई कर दिया, उनको जला दिया, बस वहीं तक उसकी स्टोरी रहती है। आगे कोई आपसे आपके मार्क्स नहीं पूछता, आगे आपसे एक्सपीरियंस पूछते हैं, आपका नॉलेज लेवल चेक करते हैं, आप कितने काम कर सकते हो, कितनी क्षमता है आपकी, ये सब चीज़ें चेक होती हैं। और इसके लिए आपको प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए हर एक चीज़ का। तो जो भी पढ़ रहे हो उसे समझ के पढ़ो अच्छे से, ठीक है। चलो बहुत हो गया ज्ञान, अब चलते हैं हम वापस अपनी इस चीज़ पे। तो ये बोल रहे हैं कि इंपोर्ट जब हम करते हैं कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो उन सब के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो इस फॉरेन एक्सचेंज को। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं वन बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू द फर्म इज हायर प्रॉफिट जनरली। ओके, हायर प्रॉफिट जनरली नहीं है, जनरली इंटरनेशनल बिजनेस इज मोर बेनिफिशियल देन द डोमेस्टिक बिजनेस। व्हेन द डोमेस्टिक प्राइसेस आर नॉट सैटिस्फैक्टरी, बिजनेस फर्म्स कैन अर्न मोर प्रॉफिट्स बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट वेयर प्राइसेस आर हायर। सो बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस का फर्म्स को ये फ़ायदा मिलता है। क्या फ़ायदा मिलता है? देखो, तुमने कभी इंडिया में देखा ऐसा कि जैसे मैं भोपाल में तो टूरिस्ट कम ही आते हैं, लेकिन आई रिमेंबर मैं वही 5-6 साल पहले जयपुर जब गई थी तब की स्टोरी सुनाती हूँ। वैसे मैं अभी भी जयपुर गई थी, इसलिए मेरे मुंह पे जयपुर जयपुर कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। तो जब मैं जयपुर गई थी तो वहाँ पे तो बहुत टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। तो मैं और मेरी दीदी थे, हम लोग एक फ्रूट वाले के पास रुके कि थोड़ा बहुत खाने का कुछ ले लेते हैं हम। तो वो हमें वाटरमेलन से वो कर रहा था, ठीक है, वाटरमेलन और गुआवा वगैरह था। जब वो हमें बेच रहा था तो उसके प्राइजेस थे 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, मतलब जैसे भी मतलब वैरायटी थी उसके पास। और जब कोई फॉरेनर आके उससे पूछ रहा था तो वो वही 150, 160, 170 ऐसे प्राइजेस कोट कर रहा था। और वो लोग नेगोशिएट भी नहीं कर रहे थे, फॉर देम लाइक इट्स लाइक वो अर्न करते हैं डॉलर्स में, तो उनको तो वैसे ही वो बहुत सस्ता लग रहा था। तो ये चीज़ हो जाती है। तो यही मानना यहाँ पे भी है कि डोमेस्टिकली जो इंडियंस है वो बहुत ज़्यादा कंजूस है। मैं बताती हूँ, मेरी फ्रेंड अभी मेरे साथ गई वो जयपुर, उनको देख के कभी कभी मुझे लगता है मतलब मैंने लाइफ में अगर नेगोशिएट करना या बार्गेन करना जितना भी थोड़ा बहुत सीखा है वो उन्हीं से सीखा है। मुझे आता नहीं था, मेरे घर में कभी कोई नहीं करता था, बट शी वॉज माई सीनियर, तो उनने मुझे सिखाया कि ऐसे ऐसे आप नेगोशिएट कर सकते हो। तो अभी हम एक शॉप पे गए जयपुर में ही, 900 का कुर्ता पजामा बोला उसको, मतलब किसी शॉपकीपर ने उन्हें, वो 300 में वो लेके आई। एंड आई वाज लाइक व्हाट, लाइक सीरियसली 900, मतलब मैं तो ना अगर वो 750 में भी दे देता ना तो भी खुश होकर आके घर पे बताती कि मम्मी आपको पता है मैंने 150 रुपये की बार्गेनिंग करी है। बट वो 900 की चीज़ 300 में लेके आई थी। मतलब इतनी नेगोशिएशन पावर्स अच्छी हैं, और ये बहुत सारे इंडियंस के साथ है। इंडियंस को नेगोशिएट करना बहुत अच्छे से आता है, उन्हें बहुत अच्छे से बार्गेन करना आता है। तो इंडिया में तो भैया डोमेस्टिकली तो कोई बिजनेसमैन अगर सोचे कि मुझे बहुत ज़्यादा कमाना है वो पॉसिबल हो नहीं पाता, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग बहुत जल्दी पैसे दाम कम करा लेते हैं। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में हम उतना ही ज़्यादा कमा सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में वो लोग हमें ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लाइक आई विल टेल यू, मेरा एक कज़न है जो कि पार्लूम इंडस्ट्री चलाता है। तो वो अपने यहाँ पे जो कारपेट्स बनते थे वो इंडिया में नहीं बेचता था। वो बोलता था इंडिया में बेचूंगा ना यहाँ पे 3000 में भी लोग खरीदने में चिक चिक करने लग जाते हैं। और वही चीज़ वो यूके में बेचता था तो 8-8 हज़ार रुपये का एक छोटा छोटा कारपेट वो आराम से बेच पाता था, और कोई नेगोशिएशन में नहीं होती थी, वो लोग खुशी से लेके जाते थे उस चीज़ को। तो यही चीज़ आ जाती है, इंटरनेशनल मार्केट में आप बहुत अच्छा दाम फेच कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है।
सो व्हेन द डोमेस्टिक प्राइसेस आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, जब आपको लगता है कि डोमेस्टिकली किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो बिजनेस फर्म्स कोशिश करते हैं कि उन्हीं प्रोडक्ट्स को वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच दे ताकि वो प्राइसेस ज़्यादा हायर कोट कर सके। अच्छा, अब मैं एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाते पढ़ाते आपको इतने एग्जाम्पल्स क्यों दे देती हूँ, उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि अगर यही सेम क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए 6 नंबर में, तो आप इतना सही अगर आंसर लिख के आओगे ना तो मार्क्स का पूरे नहीं मिलेंगे। इसमें आपको 2.5-3 नंबर मिल सकते हैं मैक्स टू मैक्स, उसके बियॉन्ड नहीं मिलेंगे। अगर आपको चाहिए 6 में से 6 नंबर, तो आपको ये पॉइंट्स को एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। और मैं हमेशा ऐसे डे टू डे लाइफ से, अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड एग्जाम्पल्स देती हूँ। क्यों देती हूँ? ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सके। बिजनेस कोई ऐसे दूर की चीज़ नहीं है जो हमारी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे मैथ्स का वो कॉस टैन और पता नहीं क्या 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 होता है, मेरे को याद भी नहीं है अच्छे से। एनीवेज, तो वो सारी चीज़ें जो रियल लाइफ में उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, वैसा नहीं है। बिजनेस इसी लाइफ से लिया जाता है, और अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो ही मज़ा आएगा बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने का। अपनी रियल लाइफ से एग्जाम्पल पिक करो, लिखो वहाँ पे, और देखो कैसे तुम्हें मार्क्स नहीं मिलते। और ये तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी दिखाएगा सामने वाले इंसान को कि बच्चा इतना अच्छा से पढ़ के आया है कि उसको इतना पता है, मतलब सीरियसली। चलिए, इसी बात पे हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। ये क्या बोलता है? इट सेज foreign trade does not only help the macroeconomic variables and national economies at large, but also firms importing and exporting goods and services. फॉरेन ट्रेड ना सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स और नेशनल इकोनॉमीज को मदद करता है, बल्कि ये उन फर्म्स को भी मदद करता है जो या इंपोर्ट कर रही होती हैं या एक्सपोर्ट कर रही होते हैं गुड्स या सर्विसेज। With reference to this statement, इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए प्लीज एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टू द फर्म्स। आपको इंटरनेशनल ट्रेड के फायदे बताने हैं, लेकिन किसके रिलेटेड? फर्म से रिलेटेड। इंटरनेशनल ट्रेड के फायदे फर्म से भी होते हैं कनेक्टेड और नेशन से भी कनेक्टेड होते हैं, बट यहाँ पे फिलहाल आपको फर्म से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के वो एक्सप्लेन करने हैं। जैसे प्रीवियस वाले उसमें भी हमने यही किया था, बट हमने साथ में एक पॉइंट नेशन से रिलेटेड भी लिखा था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्म से रिलेटेड लिखना है, ठीक है? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं दिया ना पिछले वाले उसमें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो अब देखते हैं इसका आंसर। चलिए, फर्म्स के बेनिफिट्स में फर्स्ट बेनिफिट है इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन। Most enterprises have an urge to grow, to become more competitive, to diversify and derive the benefits of going through global international trade. देखिए, जब आपको आउट ऑफ 100 80 मार्क्स मिलते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि यार शायद 85 मिल जाते, काश 85 मिल जाते, राइट? फिर अगली बार आपको 85 मिल जाते तो आप क्या सोचते हैं? काश 90 मिल जाते, 90 टच कर लेते हम। 90 मिल जाएंगे, फिर आप सोचेंगे काश 95 आ जाए। ऐसे है ना कि अपनी ये जो महत्वाकांक्षा है ना कहीं ख़त्म नहीं होती है। सेम बिजनेसमैन के साथ होता है, उनको लगता है काश एक ऑर्गेनाइजेशन खुल जाए, काश एक बिजनेस चल जाए हमारा। सबसे पहले तो उनका यही होता है कि एक स्टार्टअप चल जाए हमारा। चलो, एक बार तुम्हारा स्टार्टअप चल गया, उसके बाद तुम सोचते हो क्यों ना हम इसको एक्सपैंड करें, एक्सपैंड कर लिया। फिर तुम सोचते हो क्यों ना इसकी ब्रांचेस खोली जाएं, चलो वो कर ली। उसके बाद तुम्हें लगता है कि इंडिया में तो पूरी प्रेजेंस तुम्हारी बन गई है, क्यों ना अब इसको इंटरनेशनली लेके जाया जाए। मतलब जो चीज़ इंडिया वालों ने टेस्ट कर ली है, जैसे चाय सुट्टा बार है, या फिर से मोमोज का कौन सा एक ममा मोमोज करके कुछ ऐसे है एक, उन सब ने पूरे इंडिया में अपनी पकड़ बना ली है। तो अब उनको क्या लगता है कि चलो यार इंटरनेशनली चलते हैं, दूसरे लोगों को भी चखाते हैं ये मोमोज किस तरीके से, राइट? होता है ना। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि बिजनेसमैन हमेशा ग्रो करने के बारे में सोचते हैं, डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोचते हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड उन्हें मौका देता है वो डाइवर्सिफिकेशन करने का। इंटरनेशनल ट्रेड के चलते हुए वो लोग ना सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरीज में ही पड़े रहते, बल्कि इसके बियॉन्ड भी जा पाते हैं, एक्सप्लोर कर पाते हैं डिफरेंट चीज़ों को। सेकेंड है प्रॉस्पेक्ट फॉर ग्रोथ। They say when the domestic demand for a firm's product or services start getting saturated in the domestic market, then firms can considerably improve prospect of their growth by venturing out in the international market. देखिए, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब देखो, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हम सबको पता है इंडिया की बहुत ज़बरदस्त है। मतलब आई गेस वर्ल्ड में कहीं हम नंबर 2-3 पे तो आते ही होंगे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को लेके। अब इंडिया में ऐसी इंडस्ट्रीज़ है भी बहुत सारी,
तो वो जब इंडिया में प्रोडक्ट्स बेचने जाते हैं तो सब लोगों को लगता है यार अपने घर में ऑलरेडी ये डेकोर वाली आइटम्स पड़ी हुई हैं, क्यों लेके जानी है। तो इंडिया में काइंड ऑफ उस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड नहीं है, या डिमांड एक सैचुरेशन पे पहुंच चुकी है कि सबने वो अपनी डिमांड सेटिस्फाई कर लिया, नाउ दे डोंट वांट इट। तो ऐसे सिनेरियो में अब जब जहाँ पे आपने उस पर्टिकुलर चीज़ को शुरू किया था, उस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड सैचुरेट हो चुकी है, तो आप क्या करोगे? इंडस्ट्री बंद कर दोगे, ख़त्म कर दोगे सब? नहीं, आप इस एरिया से निकल के बाहर के अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करोगे। आपकी यहाँ की डिमांड सैचुरेट हुई है, इंडिया में जो डिमांड थी वो सैचुरेट हुई है, बाहर की तो नहीं हुई। बाहर वाले तो आज भी आते हैं, तो आप जो भी वो हाथी वाथी बना के रखते हो वाइट, उससे मार्बल से, इससे उससे, वो खरीद के लेके जाते हैं अपने दोस्तों को देने के लिए, किसी और को गिफ्ट करने के लिए, सोवेनियर्स के उसमें करते हैं ना ऐसे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके एरिया में उस पर्टिकुलर चीज़ की जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी डिमांड सैचुरेट हो जाती है, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के चलते हुए आप दूसरे मार्केट्स, दूसरे नेशंस के मार्केट, आपकी टेरिटरी के बियॉन्ड वाले मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, उनकी अपॉर्चुनिटी मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर उनको ग्रैब कर सकते हो और उनका फुल एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। सो ग्रोथ भी काइंड ऑफ हमें यहाँ से मिल जाती है। फिर है वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट। जैसे यहाँ पे हमेशा मैं आपको राजस्थानी जुतियों का एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि राजस्थानी जुतियाँ अगर आप राजस्थान में जाओगे तो हर अगली शॉप में रखी होंगी, राइट। अब हर अगली शॉप में सेम जुतियाँ रखी हुई हैं, सेम टाइप की, सेम पैसे की। तो ऐसे में आप सोच रहे हो कितना कंपटीशन है। यहाँ पे तुम्हारे प्रोडक्ट्स बिकने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बहुत लो होगी, क्योंकि हर अगली शॉप पे तो सेम प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। हर अगली शॉप पे यू विल बी गेटिंग सेम जुतियाँ, राइट। तो आप किससे लोगे? किसी एक पर्टिकुलर से लोगे और उसके बाद चले जाओगे। तो यहाँ पे आपका सामान बिकने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन यहाँ से इस इंसान ने सोचा कि चलो मैं ना इस कंपटीशन को थोड़ा साइड करता हूँ, मैं ना चलता हूँ इंटरनेशनल मार्केट में। अब इंटरनेशनल मार्केट में तो ये सारे कॉम्पिटिटर्स नहीं है, वहाँ पे तो ये इकलौता इंसान है। तो वहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी? वहाँ पे इसकी हो जाएगी मोनोपोली। अब भाई ये जो जुतियाँ यहाँ पे 100-150 की मुश्किल से बेच पा रहा था, वहाँ हो सकता है वो 1000 की बेचे, हो सकता है ना। जैसे नॉर्मल जुतियाँ जो होती हैं वो तो 100-100 रुपए की बिकती हैं, लेकिन बीच में एक सिप्पी सितारे वाली जुतियाँ आई थी, बीज वाली जुतियाँ आई थी, वो 1100, 1200, 1300 की बिक रही थी। क्यों? क्योंकि वो यहाँ की नहीं थी, वो कहीं और से मंगवाई गई थी। तो सेम चीज़ है कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो तो आपको पता चलता है कि भैया कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका प्राइस यहाँ पे आपको कम मिलता है, लेकिन वहाँ के मार्केट्स में आपको ज़्यादा मिल सकता है। वहाँ पे उस चीज़ की डिमांड है, लेकिन वहाँ पे है ही नहीं प्रोड्यूसर्स, वहाँ है ही नहीं सप्लायर्स, और ऊपर से यहाँ पे जो आपको ज़बरदस्ती का कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। Last, increase capacity utilization. Many business and industrial enterprises have unused capacity that can be efficiently utilized for further production, thus surplus production. अच्छा देखो, अब ये एक इंसान है, ठीक है, इंडिया में रहता है। अगेन मैं इसको जुतियाँ ही बनाने का काम दे रही हूँ, ठीक है, जुत्ती बनाता है। इसकी क्षमता है कि ये दिन की 100 जुतियाँ बना सकता है, लेकिन इसको पता है ऑन एन एवरेज इसके पास जो डिमांड आती है उसमें उसको 50 जुत्ती ही बनानी चाहिए, क्योंकि अगर वो 100 बनाएगा तो फालतू जुतियों का ढेर लग जाएगा, बिकेंगे नहीं। मतलब बिकने की क्षमता एक दिन में 50 जुत्ती की है और ये बना सकता है पूरी 100 जुत्ती, तो ये एक्स्ट्रा नहीं बनाता। रीज़न बीइंग वो पड़ी रहेंगी, ख़राब हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं बनता। तो ऐसे सिनेरियो में ये अपनी कैपेसिटी के मतलब अपनी कैपेसिटी को अंडर यूटिलाइज कर रहा है, ये अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं जा पा रहा, ये अपनी कैपेसिटी के अंदर अंदर ही प्रोडक्शन कर रहा है। इसकी कैपेसिटी और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन ये कम कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? 50 जुत्ती अगर तुम्हें डोमेस्टिक मार्केट में बेचने का मौका मिल रहा है तो 50 जुत्ती तुम बाहर बेच लो, इंटरनेशनल मार्केट में बेच लो। तुम्हें तो बेचने से मतलब है ना, मतलब तुम्हारी 100 जुतियाँ बनाने की क्षमता थी, 50 तुम्हारी डोमेस्टिक मार्केट में बिक रही हैं, तो तुम बाकी की 50 इंटरनेशनल ट्रेड की चलते हुए इंटरनेशनल मार्केट में बेच लो। हो गया ना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लिया ना तुमने अपनी कैपेसिटी का, बस यही तो चाहिए था। चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे देती हूँ एक बार। मैं फ्रेम से थोड़ा साइड हो रही हूँ ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकें। इसका भी
एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये सेम क्वेश्चन वो थोड़ा और मार्क्स में दे देते हैं, लाइक और एक्स्ट्रा मार्क्स का देते हैं, तो उस टाइम पे आपको एग्जाम्पल्स भी कोट करने पड़ेंगे। तो जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं या फिर आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स होंगे तो आपको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इट सेज डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अगेन एक डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन आया, और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ डिफरेंस बिटवीन के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको बहुत तसल्ली से बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पिक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब CBSE यूजुअली करता है। यहाँ पे बस जो चीज़ चेंज्ड है वो ये है कि यहाँ पे जो डिफरेंस बिटवीन आपने लेने हैं वो इन बेसिस पे लेने हैं, मतलब आप अपनी मर्जी से डिफरेंस बिटवीन नहीं ले सकते कि कोई भी आपने बता दिया। जो ये बेसिस दिए हुए हैं ना, इन्हीं के बेसिस पे नेशनैलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर, नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क, बिजनेस रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज, ये 4 पॉइंट्स को लेते हुए आपको एक्सप्लेन करना है कैसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो अगेन मैंने आपको हमेशा बताया है डिफरेंस बिटवीन वालों को अगर आप मतलब पॉसिबल हो पाए तो टैबुलर फॉर्मेट में ही प्रेजेंट किया करो अपना आंसर। तो हम भी यहाँ पे वही करेंगे, हम टेबल बनाएंगे और टेबल में हम ये चारों बेसिस लिखेंगे और उसके बाद डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल बिजनेस का पूरा ब्यौरा लिखेंगे। देखिए, नेशनैलिटी एंड ऑफ बायर्स एंड सेलर्स में ये बोलते हैं डोमेस्टिक बिजनेस में ऑब्वियसली दोनों ही इंडिया के रहने वाले होते हैं। हम क्योंकि इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो डोमेस्टिक में दोनों ही इंडिया में रहते हैं, मतलब एक ही नेशन में रहते हैं। सो पीपल और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वन नेशन पार्टिसिपेट इन डोमेस्टिक बिजनेस ट्रांजैक्शन। दोनों लोग बायर और सेलर दोनों ही इंडिया के होते हैं, एक ही नेशन के होते हैं। वैसे इंटरनेशनल बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो बायर और सेलर दो डिफरेंट नेशन से बिलोंग करते हैं, दो अलग अलग नेशन से वो बिलोंग करते हैं। नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, पहले तो इन्होंने बायर और सेलर के बारे में पूछ लिया, उनकी नेशनैलिटी पूछ ली कि वो कौन से नेशन से बिलोंग करते हैं। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट अदर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है? हर वो इंसान जो कि आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होता है, लाइक आपके शेयर होल्डर हो गए, आपके सप्लायर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई जो आपसे कनेक्टेड है, आपके कस्टमर्स हो गए, रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स हो गए, तो वो सारे लोग जो आपसे कनेक्टेड है वो आपके स्टेक होल्डर्स में आ जाते हैं। तो स्टेक होल्डर्स की जब बात करते हैं तो यहाँ ये बोलते हैं वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स सच एज सप्लायर्स, एम्प्लॉयज, मिडलमैन, शेयर होल्डर्स एंड अदर पार्टनर्स आर यूजुअली सिटीजंस ऑफ द सेम कंट्री। यहाँ डोमेस्टिक वाले मार्केट में, डोमेस्टिक वाले बिजनेस में यूजुअली वो सारे के सारे सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस ही एक ही नेशन में सेटल्ड होता है। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स डिफरेंट नेशन से हो सकते हैं। रीजन बीइंग ऑब्वियसली यहाँ पे हम दो अलग अलग नेशन के लोगों के बीच में बाइंग और सेलिंग करा रहे हैं, तो चीज़ें भी तो वैसे मूव करेंगी ना। चलिए, नेक्स्ट है पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क। डोमेस्टिक बिजनेस इज सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क ऑफ अ सिंगल कंट्री। यहाँ ये बोलते हैं जो भी पॉलिटिकल सिस्टम और चीज़ें रहती हैं, रिस्क रहता है, वो सिंगल कंट्री से रिलेट करता है। अब जैसे बताइए, इंडिया में कोई लॉ बना हुआ है, इंडिया में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो पूरे इंडिया के लिए सेम होगी, और अगर बायर और सेलर दोनों ही इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं तो उन्हें उसी पॉलिटिकल लाइफ, उसी पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में तो यहाँ पे एक से ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व होती है, तो दो अलग अलग नेशंस में दो अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे आपको पॉलिटिकल सिस्टम्स और रिस्क भी डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, रीजन बीइंग एक से ज़्यादा नेशन इंक्लूडेड है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में। लास्ट है हमारा बिजनेस रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। डोमेस्टिक मार्केट इज सब्जेक्ट टू रूल्स, लॉज एंड पॉलिसीज, टैक्सेशन सिस्टम एक्सेट्रा ऑफ अ सिंगल कंट्री। यहाँ पे जितने भी रूल्स, लॉज, पॉलिसीज बनते हैं, टैक्सेशन सिस्टम होता है, वो एक कंट्री का लागू होता है, जिस कंट्री के अंदर वो पर्टिकुलर बिजनेस सेटल्ड है, जिसमें बायर और सेलर रहते हैं। लेकिन यहाँ की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शन आर सब्जेक्ट टू रूल्स, लॉज एंड पॉलिसीज, टैरिफ्स एंड कोटास एक्सेट्रा ऑफ मल्टीपल कंट्रीज। कई बार तो इंटरनेशनल जो लॉज होते हैं वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। अगेन इंटरनेशनल बिजनेस में एक से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, तो हर वो कंट्री जो इन्वॉल्व है उसके लॉज, उसकी पॉलिसीज, उसका ये, उसका वो सारा लागू होगा। एंड एट द सेम टाइम इंटरनेशनल बिजनेस के लिए भी अलग से रूल्स, लॉज बने हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे WTO कुछ रूल्स बनाता रहता है, तो ऐसे में उन रूल्स को भी आपको कई बार फॉलो करना पड़ता है इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। चलिए फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हमने यही 4 पॉइंट्स बेसिस क्यों लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था कि आपको इन्हीं 4 पॉइंट्स के बेसिस पे अपना पूरा का पूरा आंसर बताना है। लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। डन। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोलता है What are the reasons for growing popularity of international trade in the modern times? आज के जीवन में, आज के डेट में इंटरनेशनल बिजनेस का इतना ग्रोथ क्यों हो पा रहा है? व्हाट डू यू थिंक? क्या रीज़न रहे हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है? इसमें आप इंटरनेशनल बिजनेस के इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या रीज़न है भैया। फर्स्ट ये बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। द नेचुरल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। सम कंट्रीज आर रिच इन सर्टेन रिसोर्सेज while some other countries in certain other resources. The countries produce goods according to the availability of naturally occurring resources and then sell these to other countries. They also buy the goods produced by some other countries as per their need. ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे वर्ल्ड में जो रिसोर्सेज है ना वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे चीज़ों की खानें मिलती हैं, खान समझते हैं माइंस वगैरह, लेकिन वो चीज़ दूसरे नेशंस के पास नहीं है। सेम वे में कुछ नेशंस जो बाकी हैं वहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं वो इंडिया के पास नहीं है। तो ऐसे जो रिसोर्सेज का बाइफिकेशन है ना वो बहुत ही अनइवन है, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे बहुत ज़्यादा, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे सिनेरियो में उन रिसोर्सेज से जो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं वो इंसान कैसे एंजॉय करेगा जो दूसरे नेशन में रह रहा है। जैसे इंडिया में डायमंड्स बहुत निकलते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल युगांडा में बिल्कुल भी डायमंड्स नहीं निकलते। वैसे ऐसा हो नहीं सकता, अफ्रीका में भी बहुत डायमंड्स निकलते हैं, युगांडा में बिल्कुल डायमंड्स नहीं निकलते, ठीक है, ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में युगांडा वाले क्या कभी डायमंड पहन ही नहीं पाएंगे? ये तो गलत बात है। वैसे तो इट्स अ पुअर नेशन, तो आई डोंट थिंक सो वो लोग डायमंड अफोर्ड भी कर पाएंगे, बट स्टिल ऐसे जनरलाइज नहीं करना चाहिए, माय बैड। तो युगांडा वाले क्या कभी डायमंड पहन ही नहीं पाएंगे जस्ट बिकॉज उनके वहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं होती? नहीं कर पाएंगे, थैंक्स टू व्हाट? इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के चलते हुए जो रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर एरिया में लोकेटेड होते हैं उनका फ़ायदा दूसरे लोग भी उठा सकते हैं, क्योंकि अब उसकी मूवमेंट यहाँ से वहाँ हो सकती है। उस नेशन से आप उन रिसोर्सेज से बने हुए प्रोडक्ट्स को दूसरे नेशन बुलवा सकते हो, जिसकी वजह से उनको इस्तेमाल करने का मौका मिल जाएगा। सेकेंड बोलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नेमली लैंड, लेबर एंड कैपिटल डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट कंट्रीज प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स एंड देन ट्रेड अमंग्स देमसेल्व्स। ये बोलते हैं जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, वो भी कंट्री टू कंट्री डिफर करती है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में भर भर के लेबर है, पैसा थोड़ा कम है। यूएसए की बात करें तो पैसा बहुत है, लेबर थोड़ी कम है। तो हर एक नेशन के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी डिफर करते हैं, और उसके चलते हुए भी बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट कंट्रीज प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स एंड ट्रेड अमंग्स देमसेल्फ, इसलिए भी अलग अलग कंट्रीज अलग अलग तरीके के गुड्स बनाती है। जैसे इंडिया में लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो कि हम दूसरे नेशंस में भेज सकते हैं। बाकी नेशंस कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज सेट करके ऐसे प्रोडक्ट्स बना के भेज सकते हैं जो कैपिटल इंटेंसिव रहते हैं, और फिर वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आदान प्रदान हो जाता है दो नेशंस के बीच में या दो से ज़्यादा नेशंस के बीच में। Specialization. Certain countries specialize in production of certain specific goods. Example, India specializes in the production of handicraft, so handicraft goods are exported from India. ये बोलते हैं कुछ कुछ nations की ना अपनी खास बातें होती हैं। खास बातें बोले तो वो कुछ खास तरीके के goods manufacture करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते। जैसे इंडिया के एग्जाम्पल में हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का एग्जाम्पल दिया है, तो हैंडीक्राफ्ट जो आइटम्स होते हैं वो यूजुअली इंडिया वाले प्रोड्यूस करते हैं, वर्ल्ड में बहुत कम नेशंस प्रोड्यूस करते हैं ऐसी चीज़ें। तो इंडिया से वो प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में भिजवाए जा सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के चलते हुए, जिससे वो लोग भी उस पर्टिकुलर चीज़ का लुत्फ उठा सकते हैं। Then है cost benefits. The cost of production of goods and services differ from country to country due to difference in geographical, socio-economic and political environment. Some countries can produce goods economically as compared to other countries, thus leading to international trade. For example, China can produce electronic goods cheaply because of this other countries import electronic items from China. ये बोलते हैं कुछ कुछ कंट्रीज़ का ना स्पेशलाइजेशन, जैसे ऊपर हमने पढ़ा वैसे ही कॉस्ट के ऊपर स्पेशलाइजेशन होता है कि वो कम कॉस्ट में ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज
दे आर हैविंग। चाइना की बात की, चाइना के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत फेमस हैं। हाँ मैं मानती हूँ इनफेमस भी हैं कि भैया उनके प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको एक चीज़ नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, चाइना जितने गंदी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भेजता है ना, उतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी उनके पास होते हैं। इट जस्ट इंडिया वाले इम्पोर्ट गंदी क्वालिटी के प्रोडक्ट करते हैं। चाइना के पास आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट और वर्स्ट से वर्स्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा। इंडिया वाले उनका नाम इसलिए ख़राब करते हैं क्योंकि इंडिया वाले इम्पोर्ट ही वर्स्ट से वर्स्ट प्रोडक्ट बुलवाते हैं, उसके बाद वो 2 दिन में ख़राब हो जाते हैं, तो इससे चाइनीज़ आइटम है। मतलब अब तो हमने बोलना ही शुरू कर दिया, कोई भी चीज़ 2 दिन में ख़राब हो जाए तो हम बोलते हैं ये तो चाइनीज़ निकली। दोस्त लोगों की लड़ाई हो जाए 2 दिन में तो हम बोलते हैं ये तो चाइनीज़ दोस्त है। यही करते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमने वो चीज़ वो की है। यहाँ पे गलती उनकी नहीं है, उन्होंने तो आपको ऑप्शन दिए कि अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, आपको जो ले जाना है ले जाओ। बहुत सारे नेशंस हैं जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं वहाँ पे अपने नेशंस में। तो सेम चीज़ है कि भैया कॉस्ट बेनिफिट उनको मिलता है ऐसी चीज़ें बनाने में, तो वो पूरे वर्ल्ड में उस पर्टिकुलर चीज़ को सप्लाई करते हैं, और ये कॉस्ट बेनिफिट उनको जियोग्राफिकल, सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के चलते हुए मिलता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ। दैट माइट बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट पेपर, और इसी के साथ हमारे सारे टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर बुक के। चलिए अब हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन बहुत लेंथी है क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो आराम से पढ़ते हैं इसको। इट सेज international business has entered into a new era of reforms. India too did not remain cut off from these developments. India was under a severe debt trap and was facing crippling balance of payment crisis. In 1991, it approached the International Monetary Fund (IMF) for raising funds to tide over its balance of payment deficits. IMF agreed to lend money to India subject to the condition that India would undergo structural changes to be able to ensure repayment of borrowed funds. India had no alternative but to agree to the proposal. It was the very situation imposed by IMF which more or less forced India to liberalize its economic policies. Since then, a fairly large amount of liberalization at the economic front has taken place. Though the process of reforms have somewhat slowed down, India is very much on the path to globalization and integrating with the world economy. While on one hand, many multinational corporations (MNCs) have ventured into Indian market for selling their products and services, many Indian companies too have stepped out of the country to market their products and services to consumers in foreign market countries. As per the given case, what do you understand by globalization and liberalization? IMF forced India to make structural changes so that international trade is encouraged. Do you think that encouraging international trade is good for the country? चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा वाला एक क्वेश्चन आया है। हिंदी अगर मैं इस क्वेश्चन की बताऊं, इस केस स्टडी की बताऊं, तो इट सेज इंटरनेशनल बिजनेस ने एक नया एरा स्थापित किया है रिफॉर्म्स के साथ। ठीक है, हैज़ एंटर्ड इनटू अ न्यू एरा ऑफ रिफॉर्म्स, नए रिफॉर्म्स लेके आया है। इंडिया टू डिड नॉट रिमेन कट ऑफ फ्रॉम दीज डेवलपमेंट्स। इंटरनेशनल बिजनेस जो ये रिफॉर्म्स लेके आया उससे इंडिया भी अनछुआ नहीं रहा है। इंडिया वॉज अंडर अ सीवियर डेट ट्रैप, एक ज़माना था कि इंडिया डेट ट्रैप के अंदर था और फेस कर रहा था बहुत ही बुरा वाला बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। आप सबको पता होगा 1991 के पहले की सिचुएशन के बारे में बात हो रही है, जब हमारे यहाँ पे बहुत बुरी सिचुएशन आ गई थी। हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में इतने डेफिसिट जा रहे थे एंड हमारे पास कोई चारा नहीं था। जस्ट हमारे पास एक ऑप्शन बचा था कि IMF के सामने जाके उनके सामने हाथ वो करें कि प्लीज़ हमें थोड़े पैसे दे दो। ठीक है, तो हमने उस चीज़ के लिए किसको अप्रोच किया? IMF को अप्रोच किया कि हमें फंड्स रेज करने हैं प्लीज़ अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को वो करने के लिए, ठीक करने के लिए। IMF अग्रीड टू लेंड मनी। IMF मान गया कि इंडिया तुम्हारी इमेज अच्छी है हमारे सामने, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, लेकिन हमारी ना कुछ कंडीशंस हैं, हम किसी को भी ना बिना कंडीशंस के पैसे नहीं देते। चलो भैया, इंडिया ने बोला बताओ अपनी कंडीशंस क्या हैं। उन्होंने बताया, दो इंडिया को उतनी ज़्यादा मस्त नहीं लगी, लेकिन इंडिया के पास ऑप्शन नहीं था। देखिए, जब आप बहुत बुरी सिचुएशन में होते हैं ना, तो आप नेगोशिएशन पावर को भूल जाया करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उस हालत में ही नहीं हो ना, आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आर या पार होगा। उस सिनेरियो में क्या आप किसी के साथ बार्गेन करोगे, नेगोशिएट करोगे? नहीं करोगे ना, तब तो आपको पर्टिकुलर चीज़ खरीदनी पड़ेगी या लेनी ही पड़ेगी जो भी सामने वाला ऑफर कर रहा है। तो कंडीशंस के साथ इंडिया ने वो
सारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव बचा नहीं था. It was the very condition imposed by IMF which was more or less forced India to liberalize its economic policies. IMF ने एक ये शर्त रखी थी कि इंडिया को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को थोड़ा सा लिबरलाइज करना पड़ेगा. अभी तक जो इंस्पेक्टर राज और वो सब चीज़ें चल रही थी जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भरा ज़माना इनको देखना पड़ रहा था, वो सारी चीज़ों को इनको हटाना पड़ेगा. दैट वाज द थिंग. ठीक है. Since then, a fairly large amount of liberalization at the economic front has taken place. तब से हमने आज तक देखा है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे काफ़ी ज़्यादा लिबरलाइजेशन हुई है. Though the process और रिफॉर्म्स have somewhat slowed down, मानते हैं कि रिफॉर्म्स थोड़े से स्लो डाउन हुए हैं. इंडिया इज़ वेरी मच ऑन द पाथ टू ग्लोबलाइजेशन एंड इंटीग्रेटिंग विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. बट इंडिया ग्लोबलाइजेशन के पाथ पे अच्छी दूर निकल चुका है और इंटीग्रेट कर रहा है अपनी इकोनॉमी को बाकी सब इकोनॉमीज़ के साथ. वाइल ऑन द अदर हैंड मेनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. ओके, इस पैराग्राफ में ये बेसिकली ये बोल रहे हैं कि बहुत सारी MNCs ने इंडिया के मार्केट को एक्सप्लोर किया है, यहाँ आके अपने आप को सेटल किया है. एंड साइमल्टेनियसली इंडिया के भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने बाहर जाके अपने आप को सेटल किया है. तो ये सारी चीज़ें हैं. दिस इज़ द पैराग्राफ. और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. फर्स्ट तो यही है कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है वो बता दो. ये तो आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा. सेकेंड है IMF forced India to make structural changes so that international trade is encouraged. Do you think that encouraging international trade is good for the country? IMF ने इंडिया को फोर्स किया था कि इंटरनेशनल ट्रेड को थोड़ा सा एनकरेज करो. क्या तुम्हें लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड को एनकरेज करने का कोई फ़ायदा होता है? मतलब इट वॉज गुड थिंग जो इंडिया ने करी थी IMF के चलते हुए. चलिए आंसर देखते हैं. फर्स्ट इन्होंने ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन किया है. दे से इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी और द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. जब एक कंट्री की इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की कंट्री की इकोनॉमीज़ के साथ इंटीग्रेट करती है तो उसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर देना. ठीक है. तो लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है? लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशन इन अ कंट्री टू अलाउ फॉर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज टू ऑपरेट बिजनेस ट्रांजैक्शन विद फ्यूअर रिस्ट्रिक्शंस. जो रिस्ट्रिक्शंस इंडिया ने पहले पुट करके रखी थी अपनी इंडस्ट्रीज पे, प्राइवेट वालों को आने नहीं देते थे, गवर्नमेंट वाली ज़्यादा इंडस्ट्रीज चलती थी, उन सबको हटाना, उन सबको थोड़ा सा फ्री करना, लोगों को सांस लेने का मौका देना. दैट इज़ व्हाट वी कॉल लिबरलाइजेशन. रिस्ट्रिक्शन हटा देना, फ्रीडम देना, गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो थे उनको थोड़ा ईज आउट करना, प्राइवेट सेक्टर को भी कदम रखने देना इंडस्ट्रीज में. दैट्स व्हाट वी कॉल लिबरलाइजेशन. और सेकेंड क्वेश्चन क्या था? IMF का वो फोर्स स्ट्रक्चरल चेंजेस. येस, आई थिंक एनकरेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड इज बेनिफिशियल फॉर द कंट्री. इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू द नेशन. 2-3 बेनिफिट्स बताए हुए हैं, सुन लीजिए वो. फर्स्ट है अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स कंट्रीज टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज. दिस हेल्प्स अ कंट्री टू इम्पोर्ट दीज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच कैन नॉट प्रोड्यूस एफिशिएंटली. ये बोल रहे हैं कि भैया इंटरनेशनल ट्रेड मदद करता है फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में, जिसकी वजह से हम बहुत सारे अपने रुके काम को पूरा कर सकते हैं, इम्पोर्ट की जो पेमेंट्स होती हैं वो कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है. देन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो भी मतलब इंडिया में रिसोर्सेज थे और इंडिया के लोग उसे उतना ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको उस चीज़ की नीड नहीं है, तो उन रिसोर्सेज को बेसिकली हम वहाँ पे पहुँचाने का काम करें जहाँ पे उन रिसोर्सेज की नीड है. ठीक है. तो ये भी बेटर यूटिलाइजेशन हो गया रिसोर्सेज का. और जिन रिसोर्सेज को हम आधा अधूरा छोड़ देते थे क्योंकि हमारे पास वो अबंडेंस में था, अब वो आधे अधूरे रिसोर्सेज को हम उन नेशंस को दे के आ रहे हैं जिनके पास उन रिसोर्सेज की कमी है. ठीक है, स्कैरसिटी है. Improving growth prospect and employment potential. दूसरी countries, many countries follow the principle export and this evolution and growth in creating. Okay, same point, increase standard of living. Okay, basically what they are saying is कि एक तो employment opportunities increase होगा, दूसरा जिन nations में जो products और services जा रहे हैं वहाँ के लोग जब उन products और services को इस्तेमाल करेंगे तो उनका standard of living भी बढ़ेगा. तो yes, indeed, structural changes काफ़ी beneficial होते हैं क्योंकि उससे बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं. ठीक है. चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर का, मैं फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि क्या करने वाले हैं हम. चलिए दैट्स इट.
ये टेस्ट पेपर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। टेस्ट पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, बहुत सिंपल था एंड आई विश सब स्टूडेंट्स के ज़्यादातर आंसर सही गए होंगे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, पहले तो आपके कोई डाउट है अगर इसमें तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए वो जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है वहाँ जा सकते हैं। और अगर आपने बाकी सब चैप्टर्स की टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई हैं अभी तक तो उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। हर एक वीडियो के नीचे लिंक लिखा हुआ है उस टेस्ट पेपर का जो उस पर्टिकुलर चैप्टर का था, एज वेल एज नेक्स्ट चैप्टर के टेस्ट पेपर का भी लिंक मेंशन है। तो वहाँ से लिंक ले सकते हैं टेस्ट पेपर्स के, और जो जो चैप्टर्स के टेस्ट पेपर आपने अभी तक नहीं लगाए हैं फट से जाके उनको लगा लो। और वीडियोस देखने के लिए वो प्लेलिस्ट को रेफर कर लेना जिसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि मैं आपको प्रैक्टिस पेपर कराऊं, मतलब अभी जैसे हमने चैप्टर वाइज किया है कि हर एक चैप्टर का थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके मतलब अलग अलग टेस्ट वो किए हैं। अब मैं सोच रही हूँ प्रैक्टिस पेपर के नाम पे मैं आपको सारे चैप्टर से मिक्स्ड क्वेश्चंस कराऊं, जिससे आपकी ओवरऑल जो भी लाइक एक प्रेपरेशन होती है चैप्टर्स की एक पूरे बुक की वो हो जाए। बट उसके लिए आप लोगों को मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि डू यू पीपल वॉन्ट मी टू डू दैट या फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, एंड फिलहाल मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में हिंदी का एक नया चैनल स्टार्ट हुआ है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी करके। इस चैनल पे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली वीडियोस बनाई जा रही हैं एंड एट द सेम टाइम जो भी स्टेट बोर्ड्स हैं उन सब स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियोस इसी चैनल पे आने वाले हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे मैग्नेट ब्रेन्स नॉर्मल चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स हैं सारी क्लासेस के, यहाँ पे भी वैसा कुछ आने वाला है। तो अगर आपने अभी तक इसे एक्सप्लोर नहीं किया है फट से जाके करिए। एंड मैग्नेट ब्रेन्स आपको पता ही है सबके लिए सब कुछ लाने की कोशिश कर रहा है और सब कुछ लाता भी है। अभी तक हम स्कूल एजुकेशन पे फोकस कर रहे थे, इसके बाद हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे भी फोकस कर रहे हैं। तो सब आपके लिए आने वाला है, बस आपको वेट करना है थोड़ा सा। और ये सारी वीडियोस जो भी अवेलेबल हैं इस चैनल पे उन सब का इस्तेमाल करना है अच्छे से, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।